कोरिया के प्रेसिडेंट ने दुनिया के अंत का ऐलान कर दिया क्योंकि एक ज़ॉम्बी बनाने वाला एस्ट्रॉइड जापान पर टकरा चुका था। लोग खून के प्यासे फ्लैश ईटर्स बन गए। अपोकलिप्स शुरू हो गया था और हर तरफ पैनिक फैल गया। कोई नहीं जानता था क्या करना है, कहाँ भागना है। लेकिन एक बंदा था जो कंप्लीटली रेडी था। उसका अपना सेफ शेल्टर था एक दूसरे वर्ल्ड में, और वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था कि कुछ ज़ॉम्बी एसेस क्रश करे। वो बंदा है हमारा एमसी, जैंग हो या शॉन हो, जैसा भी बोल लो भाई। कुछ महीने पहले शॉन हो और उसके दोस्त खेलते थे सूरा, सबसे मुश्किल वर्चुअल सर्वाइवल गेम जो कभी बना था। गेम इतना स्वेटी और हार्ड था कि ज़्यादातर प्लेयर्स ने खेलना ही छोड़ दिया। स्योन हो के पार्टी ने उसे अल्टीमेट बिट्रेयल दी, कभी लॉगिन ही नहीं किया वापस। वो अकेला रह गया गेम खेलते खेलते और स्ट्रीमिंग करते करते। हर तरह के मॉन्स्टर्स से लड़ता रहा और बन गया नंबर 1 प्लेयर। अपनी ज़िंदगी से तंग आकर एक दिन हमारा बॉय ने अपना हेडगियर उतारा और सारे पब्लिक स्ट्रीम्स डिलीट कर दिए। जैंग हो ने फोकस किया अपनी शेफ वाली लाइफ पर और मिली एक क्यूट गर्ल जो उसकी फेवरेट कस्टमर बन गई। मजाक मजाक में उसने रियल लाइफ में बोला स्टेटस विंडो, और शॉक हो गया जब सच में एक रियल ब्लू स्क्रीन उसके सामने हवर करने लगी। स्क्रीन पर उसके सारे स्टैट्स थे, बिल्कुल गेम वाले। बस एक डिफरेंस था, उसे मिली नई एबिलिटी, प्राइवेट पोर्टल। टेस्ट करने के लिए शॉन हो ने एक ह्यूमन साइज्ड वॉर्प गेट मटेरियलाइज कर दिया। उसका दिमाग डेंजर को समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि अगर गेम रियल है तो वो मीटियोर जो अपोकलिप्स लाया था वो भी रियल आने वाला था। वेब पर उसने फ्रैंटिकली एक आर्टिकल ढूंढी एस्ट्रॉइड के इनकमिंग फॉल के बारे में। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि गेम के इवेंट्स रियल लाइफ में हो रहे हैं। उसने पोर्टल गेट की तरफ देखा, पहले एस्ट्रॉइड की कंफर्मेशन, अब ये पोर्टल। साफ था कि कुछ गड़बड़ है। हेजिटेट करते हुए सोचा, क्या सच में अंदर जाना चाहिए? नो पावर्स, नो प्लान, नो पैसा, फिर भी सोचा चलो पैर रख ही देते हैं। आखिर में ब्रो ने कुछ सोचा और नियरेस्ट लेडल उठा लिया। लेडल को पोर्टल में डाला ताकि नीचे की साइड का फील आए। थोड़ी मिट्टी स्कूप की तो पता चला कि दूसरी तरफ गेम का कोई लैबिरिंथ स्टेज नहीं है। गुड थिंग। लेकिन अब डाउट आया कि क्या ये पोर्टल उसे अर्थ के किसी दूसरे लोकेशन पर टेलीपोर्ट कर देगा। बैग पैक करके खुद को मोटिवेट किया और फाइनली अंदर चला गया। अगले सीन में ब्रो पोर्टल पार करता है और दूसरी तरफ की ब्यूटी देखकर दंग रह जाता है। चारों तरफ कोई अर्बन चीज नजर नहीं आती। सबसे पहले जो फील हुआ, मौसम बहुत ठंडा था नॉर्मल से। फोन में नो सिग्नल। एनालाइज किया कि वो किसी रिमोट एरिया में स्टक है, जहां कोई आसानी से नहीं पहुंच सकता। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ब्रो यहीं फंस गया। शापी निकाला और एक पेड़ पर 0 मार्क कर दिया। स्मार्ट मूव था ताकि एक्सप्लोरेशन में खो ना जाए। चलता रहा। फॉरेस्ट एंडलेस लग रहा था। ठीक जब बोर होकर सोच रहा था कि कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए, तभी पास में एक क्रीचर ने ग्लेयर किया। इंस्टेंटली पाउंस मारा और हमारे बॉय की फट गई। लकीली सिर्फ एक गॉर्जस वैली डियर था, कोई फ्लैश ईटिंग मॉन्स्टर नहीं। इंटरेस्टिंग बात, सिस्टम ने ऑटोमेटिकली इस यूनिक क्रीचर को आइडेंटिफाई कर दिया, जिससे कंफर्म हुआ कि ये प्लेस अर्थ से अलग रेल्म है। डियर उसे घूरकर बिना कुछ बोले डैश कर गया। वैसे भी मैं एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था कि बात करेगा, लेकिन यू गेट व्हाट आई मीन ना। हमारा प्रोटैगनिस्ट भी सोचता है कि अजीब था इतना इजीली पीस आउट कर गया। गुड थिंग अग्रेसिव नहीं था, लेकिन अगर ब्लड थर्स्टी मंकीज या बोर्स मिल गए तो सिचुएशन रियली फजिंग अगली हो जाएगी। एक और इंटरेस्टिंग डिटेल, वैली डियर तो सूरा गेम में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। यहाँ आते ही उसे स्ट्रॉन्ग हंच हुआ कि ये रेल्म सर्वाइवल लाइफ और उसके कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड है। ब्लेड निकाला और आगे बढ़ा, तैयार रहते हुए कि कुछ भी आकर स्टार्टल कर सकता है। अभी तक वो ह्यूमैनिटी के एंड की रियलिटी को डिनाई कर रहा था, लेकिन ठीक जब गिव अप करने वाला था, मिल गया चमकता हुआ सन एप्पल, मिस्टिकल फ्रूट जो पेड़ से प्लग किया। पहले सोचा बाइट करना सेफ है कि नहीं, फिर लिया बाइट और इमीडिएट चेंज फील हुआ। सिस्टम ने बता दिया स्टैमिना रिस्टोर्ड, बॉडी येलो ग्लो में शिमर करने लगा। इफेक्ट्स बिल्कुल वैसे ही जैसे गेम में सन एप्पल जूस पीते थे, बस एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल गई। अब ब्रो फुल्ली कन्विंस था कि कुछ भयानक बहुत जल्दी होने वाला है। पास में गॉब्लिन पूप भी था, मतलब एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा। स्योंगो ने वरीसम साई लिया, मोराल बूस्ट करने की कोशिश की, लेकिन अब उसे पता था द एंड ऑफ द वर्ल्ड इज कमिंग सून। पोर्टल के इफेक्ट्स एक्सपीरियंस करके वो वापस ओरिजिनल वर्ल्ड में आ गया। यहाँ श्योन हो ने ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू की। अपोकलिप्स के लिए रेडी होना था। सबसे पहले सारा गेम फुटेज रिव्यू किया और पर्सनल हार्ड ड्राइव में स्टोर कर लिया। कन्वीनियंटली उसने हर बार स्ट्रीम किया था, तो सारा डेटा इजीली सेव हो गया। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे काम आएगा। न्यूज़ आई, एस्ट्रॉयड का फॉल 32 दिन में होने वाला है। जापान की डिस्ट्रक्शन के साथ अपोकलिप्स शुरू होगा। तब तक प्रिपेयर करने का फैसला किया, क्योंकि गेम में वर्स्ट मैकेनिक्स थे।
सबसे क्रेजी और प्रॉब्लमैटिक था आयरन डेथ डिजीज। इस बीमारी ने अर्थ के सारे मेटल को कोरोड करके डिस्ट्रॉय कर दिया। बिल्डिंग्स डस्ट बन गई और कुछ घंटों बाद ज़ॉम्बी स्वॉर्म को हेल्प मिली। मॉडर्न सोसाइटी स्टोन एज में वापस चली गई। गेम में ये डिजीज एक पूरे साल तक चली थी, लेकिन हमारे बॉय को इससे ज़्यादा टेंशन नहीं थी, क्योंकि उसके पास प्राइवेट पोर्टल था और स्ट्रॉन्ग अजम्पशन था कि डिजीज पोर्टल के आर पार नहीं आ पाएगी। एनालिसिस खत्म करके उसने सारी सेविंग्स खर्च कर दी प्रीमियम टियर इक्विपमेंट खरीदने के लिए। ब्रो लिटरली कॉल ऑफ ड्यूटी ज़ॉम्बी अपोकलिप्स लॉबी में रियल टाइम एंटर करने वाला था, तो इसलिए फुल गियर और सप्लाईज ले ली। रात को फोरम्स चेक किए तो डिसअपॉइंटमेंट हुआ। कुछ अवेकेंड लोग अपनी पावर से क्राइम और एन्जॉयमेंट कर रहे थे। सुबह हुई और सप्लाईज खरीदी। वापसी में हंटिंग बो भी ले लिया शिट्स एंड गिगल्स के लिए। ये सब करते हुए रियलाइजेशन हुआ शायद वो ओवर थिंकिंग कर रहा है, जल्दबाजी कर रहा है। फिर भी सोचा पैसा तो बाद में कमा लेंगे अगर गलत निकला तो। मॉर्निंग एरेंड्स खत्म करके घर लौटा और शॉप पर क्लोजिंग साइन लगा दिया। शोंगहो विचारों में डूबा था जब अचानक किसी की आवाज़ आई। सोलो लेवलिंग वाली चाहाइन वरिड वॉइस में पूछती हैं, शॉप क्यों बंद है? वो बोलता है, बस आज के लिए। कुछ रीमॉडलिंग का काम चल रहा था, जिससे उसे लगा कि शायद इसने बड़ी लॉटरी मार ली है और ढेर सारी कमाई कर ली है। सॉन्गहो जल्दी जल्दी बात को ख़त्म करने की कोशिश करता है, कहते हुए कि उसे कुछ काम है, लेकिन अचानक वो लड़की उसे रोक लेती है और कुछ पूछना चाहती है। लड़की घबरा जाती है और आखिर में कुछ बोल ही नहीं पाती, मुड़कर चली जाती है। सॉन्गहो को उसका सवाल जानने की क्यूरियोसिटी हो रही थी और वो आसानी से दबाव डालकर पूछ भी सकता था, लेकिन वो अपने काम में वापस लग गया। अंदर से उसने कसम खाई कि अब वो सीरियस होकर सिर्फ वही चीज़ें करेगा जो सच में मैटर करती हैं। ब्रो ने लिटरली बोल दिया, मैं बैडीज को इग्नोर करके फुल लॉक इन कर रहा हूं यार, पोर्टल खोलो। अपने असली गेम स्टाइल को देखें तो उसे प्ले मेकर या प्लानर कह सकते हो। एक ऐसा लड़का जो हर स्टेज को स्ट्रैटेजी से पार करना पसंद करता है। वो कोई पावरफुल कॉम्बैटेंट तो था नहीं, ज्यादातर दिमाग पर ही रिलाय करता था। वजह बिल्कुल सिंपल थी। सूरा में स्टैट्स कमाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से होता है, लेवल अप करने से नहीं मिलते, सिर्फ हंटिंग और एक्सप्लोरिंग करने से मिलते हैं। अभी हमारा बंदा दूसरी दुनिया में है और धनुष की स्किल्स को शार्पन कर रहा है। ऑब्वियसली पहले ना प्रैक्टिस थी ना कोई टीचर, तो ब्रो यूट्यूब ट्यूटोरियल देख देख कर खुद को सिखा रहा था। जगुंगो पोज बनाता है, सही तरीके से एम लेता है और छोड़ देता है। गेम का वो सीन उसके एक्सपी में रिफ्लेक्ट हो रहा था। आखिरकार तीर छूटता है। तीर सीधा टारगेट बोर्ड पर जा लगता है। ब्रो तो अपने टैलेंट से इतना शॉक कि सोचने लगा कि मैं तो चोजन वन हूं भाई। लेकिन हाथ में जो दर्द हो रहा था ना, उससे सॉन्गहो को समझ आया कि उसकी असली वीकनेस स्ट्रेंथ है। इसलिए वो अब जिम जाने और फिजिकल इंड्योरेंस बढ़ाने पर फोकस करना चाहता है। बेसिक तैयारी खत्म होने के बाद अब अगला स्टेप, तुरंत दो चीजें करनी थी। पहली, मॉन्स्टर्स को प्रॉपर तरीके से हंट करने का प्लान बनाना। दूसरी, एक होम बेस बनाना जहां सामान बिना टेंशन के स्टोर कर सके। लेकिन अभी तो उसके पास ना कोई हथियार था, ना ही कोई सप्लाई, क्योंकि वो डिलीवरी के रास्ते में थी। तब तक वो गोल्डन एप्पल्स हंट करता रहा और लक इतना जबरदस्त चला कि पागल हो गया। कुछ स्पॉट्स मार्क करके उसने अपने आप को आने वाले अपोकलिप्स के लिए तैयार कर लिया। उसकी यही अर्ली प्रिपरेशन की वजह से वो सोरा में इतने दिनों तक सरवाइव कर पाया था। चारों तरफ देखते हुए ज़्यांगहो को गॉब्लिन का पूप मिलता है। वो तो बस इसी को ढूंढ रहा था, एक सिंपल से गोल के लिए। गॉब्लिन्स को ग्रुप में घूमना बहुत पसंद होता है। यहाँ सिर्फ एक ही टुकड़ा पड़ा था, और लिटरली एक ही टुकड़ा, मतलब आसपास सिर्फ एक गॉब्लिन है। पूप इंस्पेक्टर प्रोमैक्स उस कचरे को एनालाइज करता है और डिसाइड करता है कि ये गॉब्लिन आउटकास्ट है। सॉन्गहो को पता चल गया कि यही उसका गोल्डन टिकट है। अब इसे पूरी कोशिश से हंट करना है। रात होते होते अकेले गॉब्लिन की तलाश जारी रही। पास में वुल्व्स की आवाजें आने लगी, मतलब वो वैली के करीब पहुंच गया। और फिर उसने वही गॉब्लिन देख लिया जिसे ढूंढ रहा था। स्योंगहो पेड़ के पीछे छुप गया, लेकिन साफ दिख रहा था कि ये बिल्कुल गेम वाले क्रीचर जैसा ही लग रहा है। गॉब्लिन्स तो लोएस्ट ग्रेड के मॉन्स्टर्स होते हैं। इनके पास सिर्फ स्पीयर और जहरीले डार्ट्स होते हैं। ये अपने दुश्मनों को टुकड़े टुकड़े करके टॉर्चर करने के लिए फेमस हैं। यही वजह थी कि हमारे बंदे ने अपना पहला हथियार लॉन्ग रेंज वाला यानी बो चुना था। देखने में ये गॉब्लिन बूढ़ा और कमजोर लग रहा था। इसके पास कोई हथियार भी नहीं था, तो सॉन्गहो ने फट से बो निकाला। उसे पता था कि अगर शांत रहा तो ये मर जाएगा। जैसे ही बो छोड़ा, तीर सीधा गॉब्लिन के बाजू में घुस गया। सॉन्गहो ने तो सिर पर निशाना लगाया था, लेकिन रिजल्ट से खुश था। इसी एडवांटेज का फायदा उठाते हुए दूसरा शॉट लेने गया, लेकिन गॉब्लिन ने इतना तेज पत्थर फेंका कि उसका हथियार हाथ से उड़ गया। सॉन्गहो को समझ आया कि ये कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं, मैच्योर और एक्सपीरियंस्ड गॉब्लिन है। अब दोनों ने क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट के लिए चाकू तैयार कर लिए। अल्टीमेट शोडाउन शुरू हुआ, सुनजिन वू और बेरू के बीच।
अरे गलत स्टोरी। सॉन्ग ने चाकू लोड किया और गॉब्लिन की साइड पर वार किया। एक्सपीरियंस्ड गॉब्लिन ने डॉज कर दिया और हमारे बंदे के घुटने पर इतना जोर का स्मैक मारा कि बस। फिर जमीन पर लड़ाई चली। स्योंग हो ने गॉब्लिन को टैकल करके पीठ के बल गिरा दिया। अब फायदा साफ था। ज्यांग हो ने चाकू गॉब्लिन की छाती में पूरा घौन दिया। वो दर्द से चीखा। आखिरकार उसकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई। पहला किल सक्सेसफुल। स्योंग हो को इसके लिए 2 पॉइंट्स मिले। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उसने कर दिखाया। आसपास देखा तो ग्वाका पाउडर और वेजिटेबल ऑयल मिला। गेम में इन दोनों को मिलाकर ऑइंटमेंट बनती है, लेकिन पहले तो जल्दी जल्दी दफनाना था। इसे बाहर सड़ने देना बहुत डेंजरस था। कहीं ग्रुप वालों ने देख लिया तो खत्म। और सड़ने भी नहीं देना था, वरना ये बोन क्रीपर बन जाता। ज्योंगहो को पास में 2 रेड ट्राउट्स दिखे। जैसे ही ज्योंगहो की नजर हटी, ब्रो को ऊपर से सबसे क्रीपी आउल मॉन्स्टर घूरता हुआ मिला। इस सेगमेंट से पहले चलो ज्यांगहो के पुराने गेम रन्स को याद करते हैं, जब वो प्लेयर था। स्ट्रीमिंग करते वक्त उसने ढेर सारा मटेरियल इनसाइट कलेक्ट किया था। चैट के कुछ मेंबर्स तो सिर्फ इसलिए डोनेट करते थे कि वो सीधे माल में कूद जाए यार। सॉन्ग होने लास्ट टाइम गॉब्लिन्स और कोबॉल्ड्स के साथ अपना एक्सपीरियंस डिटेल में बताया था। बोन क्रीपर से बचना तो जरूरी था ही, लेकिन जंगल में गेम के 2 सबसे खतरनाक क्रीचर्स भी रहते हैं, वेयरवुल्व्स और आउलबेयर्स। आउलबेयर्स टेरिटोरियल होते हैं, मतलब इनके होने से मॉन्स्टर इकोसिस्टम में बैलेंस रहता है। स्ट्रीमिंग के उन दिनों को याद करके स्योंगहो के दिन में गर्माहट आ गई। एक बंदा था बुल्लोंग मैन, हमेशा उसके लिए खुश रहता था। बाकी लोग चिल थे, थोड़े वियर्ड भी, जैसे बाकिंग डॉग डूड जो चैट में बस वुफ़ी टाइप करता था। अजीब बात यह थी कि स्योंगहो सोच रहा था कि उसे इतनी हैप्पी मेमोरीज क्यों आ रही हैं। क्या इसलिए कि उसके सामने लिटरल हॉरर का अवतार है, वो क्रीचर जो उसकी जान लेने वाला था। ज़ैंग हो रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। जैसे वो मेमोरी उसे कह रही हो कॉन्सेंट्रेट कर। उसने हर सेकंड का इस्तेमाल करके प्लान सोचा। उसे पहले से पता था कि आउलबेयर्स बहुत विशियस होते हैं और जो भी सामने आए उसे फाड़ देते हैं। अभी ये खड़ा खड़ा कुछ नहीं कर रहा था, मतलब बहुत भूखा नहीं है। लेकिन जो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी कि वो रेड ट्राउट के टेरिटरी में घुसकर गलती कर दी। इन सारी इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखकर ज़ैंग हो को समझ आया कि इस नाइटमेयर से बचने का शायद सिर्फ एक ही तरीका है। पैर मोड़ते हुए उसने खुद को याद दिलाया कि दिमाग में तो वो अभी भी कीमब जोआ है, भले ही बॉडी कैंग हो कि कमजोर वाली हो। दांत पीसते हुए उसने मॉन्स्टर को चैलेंज किया, आ मेरे सामने। ये उसकी सर्वाइव करने की आखिरी डिक्लेरेशन थी। क्रीचर उसे घूरता हुआ अपना टेरिफाइंग फर्स्ट अटैक शुरू करता है। आउलबेयर रात में हंटिंग में माहिर होता है, लेकिन इसकी बड़ी वीकनेस है डायरेक्ट सनलाइट। गेम में इसके पैटर्न रटे होने की वजह से ज़्यांगहो को पता था कि बस एग्जीक्यूट करना है तो जान बच जाएगी। बीस्ट के अटैक के एग्जैक्ट टाइमिंग को मैच करते हुए ज़्यांगहो ने परफेक्टली डॉज किया और साथ ही दिमाग में लाइट इफेक्ट बनाने का तरीका सोचा। स्पीड के साथ वो क्रीचर के बड़े बड़े हाथ पर चढ़ गया और आखिरकार अपना हथियार बाहर निकालने ही वाला था। फ्लैशलाइट की तेज रोशनी सीधे उसकी आंखों में मारी और आउल बेयर की आंखें पॉइंट ब्लैंक ब्लाइंड हो गई। ये इफेक्ट इतना ट्रॉमेटिक था कि आउल बेयर जैसा खतरनाक प्रेडेटर भी पूरी तरह अंधा हो गया। अगला सीन कट होता है हमारे लड़के पर, जो अपने बेड में सड़ रहा है और उसका अलार्म बज रहा है। उसे पता है कि उसे फिर से उठना पड़ेगा, भले ही पिछले रात के बाद उसका पूरा बदन दर्द कर रहा हो। स्योन हो घर पहुंचते ही बेहोश हो गया था। उसकी आखिरी याद है कि मॉन्स्टर को ब्लाइंड करने के बाद वो जान बचाकर भाग रहा था। किस्मत से गॉब्लिन का सामना करने के ठीक बाद वो सीधे आउल बेयर से टकरा गया था। ब्रो दोबारा उस झंझट में नहीं पड़ना चाहता और कुछ खाने के लिए उठने की कोशिश करता है, लेकिन धड़ाम से मुंह के बल फर्श को किस कर लेता है। उसे पता चलता है कि इतना कार्डियो करने के बाद उसकी टांगें खत्म हो चुकी हैं। खुशकिस्मती से उसके पास दूसरे रियल्म से लाए हुए वो गोल्डन एप्पल्स अभी भी थे। स्योंग हो एक सेब उठाता है और एक काटता है। तुरंत उसका स्टैमिना रिजुविनेट हो जाता है। आखिरकार वो पहले से कहीं ज्यादा जिंदा महसूस करता है। सोचता है कि अब पेट भी ठीक से भर ले, लेकिन खुद को टाइडी करने के बाद ब्रो फिर से ट्यू चाहन से टकरा जाता है। वो यहां दूसरे रेस्टोरेंट में खाना खाने आई थी और कोइंसिडेंटली उससे मिल गई। स्योंग हो कंपनी नहीं ढूंढ रहा था, लेकिन वो कहती है कि उसे मील बडी के साथ खाना पसंद है। मेगयोंग जल्दी जल्दी पूछती है, तुमने स्टेटस विंडो खोलने की कोशिश की? उसका इतना एंथुजियास्टिक एटीट्यूड देखकर योंग हो को लगता है कि यही वो टॉपिक था जिसके बारे में वो पिछली बार बात करना चाहती थी, लेकिन रुक गई थी। मेगयोंग उसे न्यूज़ दिखाती है और यकीन दिलाती है कि ये रियल है। कुछ अवेकन प्लेयर्स सच में अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके दूसरों से पैसे चोरी कर रहे हैं। स्योंग हू थोड़ा स्टार्टल्ड हो जाता है कि वो इतने कॉन्फिडेंस से डायरेक्टली पूछ रही है। वो झूठ बोलकर जवाब देता है कि उसके सामने कुछ नहीं आया।
दरअसल स्योंग हो को लगता है कि दूसरों को अपने स्टेटस के बारे में अंधेरे में रखकर वो सही काम कर रहा है। पहला तो उसका ट्रेड स्ट्रेटेजिक है, कॉम्बैट फोकस नहीं। ये कुछ ऐसा है जिसे वो दूसरों के साथ शेयर करने के बजाय अपने मैक्सिमम एडवांटेज के लिए यूज कर सकता है। अभी तो उसकी पर्सनल सेफ्टी भी गारंटीड नहीं है। अगर उसने रेड ड्रेस वाली लेडी के सामने अपना पत्ता खोल दिया, यानी इस केस में मिक्योंग के सामने, तो बात सच में बहुत बुरी हो सकती है। ये एक स्मार्ट प्ले है। फिर भी डूड को हैरानी होती है कि मिक्योंग अवेकनिंग के बारे में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है। तभी उससे एक सरप्राइज आता है। वो हिचकिचाती है और मान भी लेती है कि उसने झूठ बोला था। स्योंग हो उसके अच्छे इंटेंशंस मान लेता है और रियश्योर करता है कि उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं। वो इनकरेज करता है कि अभी टाइम है और थोड़ी देर बात करके घर चला जाता है। आखिरकार उसके डिलीवरी पैकेजेस आ गए। जो सामान उसने ऑर्डर किया था वो आ गया और अब सप्लाईज की टेंशन खत्म। उसने अपना सामान रूफटॉप पर शिफ्ट कर दिया और सेकंड फ्लोर पर सिर्फ जरूरी चीजें रखी। प्रिपरेशन के दौरान उसने आज के मिशन के लिए ढेर सारे आइटम सिलेक्ट किए, जैसे गैस मास्क, प्रोटेक्टिव सूट्स और बाकी इक्विपमेंट। अगले मिशन में हमारा लड़का एक प्रॉपर लोकेशन ढूंढना चाहता है जो हाइड आउट बन सके। उसके लिए होम बेस बनाना जरूरी है, इसीलिए एक्स भी साथ है। पोर्टल से गुजरते ही स्योंग हो को हाइड आउट की पहली लीड मिलती है। पुराने गॉब्लिन को ढूंढते वक्त उसने एक्सीडेंटली एक गॉब्लिन केव डिस्कवर कर ली थी। उस लोकेशन को याद करके वो एग्जैक्टली उसी जगह पहुंचता है और केव मिल जाती है। ये हाइड करने के लिए बहुत कन्वीनियंट स्पॉट है, बिल्कुल उसके प्लान्स के लिए परफेक्ट। लेकिन पहले उसे वेरीफाई करना था कि यहाँ किस तरह के मॉन्स्टर्स रहते हैं। स्योंग हो ने आसपास स्कैन किया तो छोटे छोटे फुटप्रिंट्स दिखे, कोबॉल्ट्स के। ये डिस्कवरी तो सेलिब्रेट करने वाली थी, क्योंकि ये बंदे बिल्कुल ट्रबल नहीं देते। सी हो पहले से ही लो लेवल मॉन्स्टर्स के खिलाफ प्लान लेकर आया था, तो टेंशन जीरो। कोबोल्ट्स नॉक्टर्नल क्रीचर्स हैं, अभी सो रहे हैं, इसलिए हमारे लड़के का प्लान है कि इन्हें अंदर ही सफोकेट कर दे। सबसे पहले उसने ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठी की, कुछ ब्रांचेस काटकर। फिर सारी लकड़ियां एंट्रेंस पर रख दी। अगला आइडिया था कि उस पर गैसोलीन डाल दे। स्योंगहो को लगा था कि मिशन बिना किसी ट्रबल के क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बस आग लगानी थी। लेकिन तभी शॉकिंगली उन्हें आवाज सुनाई दी। वो नींद से जागे और तुरंत अपनी अगली मील पर नजर पड़ गई। स्योंगहो ने जेंटली ग्रीट किया और फिर एक्स निकालकर उन पर झपट्टा मार दिया। एक सिंपल स्विंग में दोनों मॉन्स्टर्स की गर्दन पर वार किया और दोनों तुरंत मर गए। इतनी आसानी से मरने की वजह यह थी कि अभी अभी नींद से उठे थे, ड्राउजी थे। इन कंसेक्यूटिव किल्स की वजह से सिस्टम ने उसे लेवल इंक्रीज और 4 पॉइंट्स दिए। फिर स्योंगहो ने लाइटर लकड़ियों में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद धुआं अंदर जाने लगा। सूरा गेम में लो लेवल मॉन्स्टर्स की एक ग्लेरिंग वीकनेस ये थी कि वो नई चीजों के प्रति बहुत वल्नरेबल होते थे, और ये उसी में से एक थी। हमारा लड़का गैस मास्क लगाकर बाहर वेट कर रहा था। हाँ, डायरेक्ट भी जला सकता था, लेकिन ये मेथड क्लीनअप के लिए और भी इफेक्टिव था। नींद में सोए कोबोल्ट्स घबराकर बाहर भागे अपनी जान बचाने के लिए। स्योंगहो ने जानबूझकर यह स्ट्रैटेजी चुनी ताकि उनके बॉडीज वीक हो जाएं और एस्केप में कंफ्यूजन हो। जैसे ही वो बाहर निकले, उसका ऑब्जेक्टिव था कि कमजोर हालत में एक साथ सबको खत्म कर दे। उसे उम्मीद थी कि कम से कम 5 निकलेंगे, लेकिन स्योंगहो स्टन्ड रह गया कि सिर्फ 4 ही निकले। ये उनकी यूजुअल ग्रुप ऑफ 7 से अलग था। एक कोबोल्ट को टारगेट करके स्योंगहो ने उसे तुरंत कत्ल कर दिया और डिक्लेयर किया कि अब सिर्फ 3 बचे हैं। बाकी 3 उस पर टूट पड़े। जितना हो सका अटैक किया, लेकिन हमारा लड़का एक्स लेकर रेडी था। ये बंदा तो वेपन से होम रन्स मार रहा था और एक एक करके सबको डाउन कर रहा था। एक और कोबोल्ट अटैक करने आया, लेकिन ऑल पावरफुल फार्ट स्प्रे ऑफ डेथ ने उसे पॉइंट ब्लैंक ब्लाइंड कर दिया। कुछ कर पाता उससे पहले ही स्योंगहो ने उसका सिर काट दिया। अब सिर्फ एक फाइनल बचा था। हमारा लड़का उनके लीड को घूरता है जो डर से कांप रहा था। वो अब हंटर बन चुका था और डिक्लेयर करता है कि अब उनका अंत है, उनका हाइड आउट अच्छे काम आएगा। आखिरकार ब्लड बाथ खत्म हुआ और स्योंगहो थककर जमीन पर लेट गया। स्टैमिना की कमी अब असली ड्रॉबैक थी, भले ही इन्हें मारना इजी था। सिस्टम स्टैट्स बिल्कुल गेम जैसे ही थे। एग्जॉस्शन स्टेट में लेवल अप के बाद भी स्टैट्स पॉइंट्स नहीं बढ़ते, वो डीबफ भी सेम था। फिर भी लेवल अप करने से इवेंचुअली शॉप आइटम्स अनलॉक होंगे, तो ये अपने आप में गुड है। अभी सबसे कन्वीनियंट बात यह थी कि अब उसका अपना प्राइवेट स्पेस था। लेकिन जितना हमारा लड़का चाहता था कि अंदर क्लीन एनवायरनमेंट हो, कोबोल्ट्स ने इतना मेस कर रखा था कि डिसअपॉइंटेड हो गया। हाइडआउट सिक्योर होने के बाद क्लीनिंग ऑपरेशन शुरू हुआ। इस डूड को इतना गॉब्लिन गार्बेज साफ करना पड़ा कि थक गया। इतना क्लीन करना सच में पेन इन दी आस लगा, स्पेशली एक प्रॉपर फाइट के बाद।
सी हो ने शिटी क्रीचर्स को गार्बेज में रहने के लिए कोसा। फिर भी अब न्यू होम बेस मिल गया था, टेंशन खत्म। श्योंग हो हर बार कचरा फेंकने के लिए अपने वर्ल्ड में वापस आता। ये बेनिफिट था, लेकिन फिर भी क्लीनअप में बहुत टाइम लग गया। सबसे ज्यादा सरप्राइज करने वाली बात यह थी कि डायमेंशंस के बीच आइटम्स यूज करना कितना इजी था। एक साइड का पाइप दूसरी साइड पर एक्टिवेट कर दिया, खुद को भी हैरान कर दिया कि कितना स्मूथली काम कर रहा है। घंटों की मेहनत के बाद अब जगह क्लीनलीनेस से चमक रही थी। अगला काम ब्लड स्टेन साफ करना और कंक्रीट डालना था ताकि सामान स्टोर करना इजी हो। मोटर और सैंडविच पैनल्स यूज करने की कॉम्प्लिकेशंस भी सोच रहा था, लेकिन एक गुड थिंग तो थी ही। इस शिटी केव की एक गुड थिंग ये है कि ये लूमिनस और इग्निशन स्टोन्स से भरी पड़ी है। ये गेम में न्यूगी स्टोन्स हैं, लेकिन जगह इनसे भरी हुई है, तो ये तो बहुत अच्छा है। शॉन हो को कंस्ट्रक्शन के बाद इस जगह को प्रॉपरली माइन करने का रीजन मिल गया। अगले दिन ब्रो अपनी जिंदगी के कगार पर पहुंच गया। वो हर रोज इतनी मेहनत कर रहा है कि पूरा बदन दर्द कर रहा है। अपनी बाह चेक करता है तो खुद को सरप्राइज करता है कि कितने कम कट्स झेले हैं। दूसरे रैम से इकट्ठा किए आइटम्स टेबल साइड पर रखे हैं। शॉन हू सोचता है कि इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके ऑइंटमेंट बना ले। मेथड बिल्कुल सिंपल है। गुवक्का पाउडर और वेजिटेबल इक्वल रेशो में डालो, फिर स्टरिंग करो, बस हो गया। बेसिक हीलिंग के लिए लो लेवल ऑइंटमेंट रेडी। हमारे लड़के के कुकिंग बैकग्राउंड की वजह से शेफ को यह बनाना आसान लगता है। वहां पर ऑइंटमेंट लगाते ही प्रोग्रेस का एहसास होता है। लेकिन शॉन हो को ये रियलाइजेशन परेशान कर रहा है कि उसे बार बार ये बनाना पड़ सकता है। वो स्टैट्स रेस करने का आइडिया सोचता है फंडामेंटल्स पर फोकस करके, लेकिन फिर सोचता है कि वो अपनी जान इतना रिस्क कर रहा है कि अपोक्लिप्स आने से पहले ही मर सकता है। भले ही वो फनी हो, लेकिन शांग हो रिस्क नहीं लेना चाहता और सोचता है कि गन जैसा कन्वीनियंट वेपन यूज करें। अचानक एक थॉट उसके दिमाग में क्लिक हो जाता है। वाइल्ड डॉग को डेफिनेटली कुछ ऐसा है जो वो यूज कर सकता है। गेम की मेन स्टोरी लाइन से सेपरेटेड बैकग्राउंड लोर है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वो बैकग्राउंड लोर इनकमिंग अपोक्लिप्स पर अप्लाई होगी। उस इन्फॉर्मेशन का यूटिलाइजेशन करके शॉन हू अपनी थॉट्स को कॉल करता है, होपिंग कि बैक स्टोरी इवेंट्स हों, क्योंकि वो उसे अनइमेजिनेबल वेज में बेनिफिट देंगे। न्यू प्लान क्रिएट करके ये गाय रूफटॉप पर जाता है ऑर्डर्ड मटेरियल्स के लिए। पोर्टल गेट खोलकर हमारा लड़का एक एक करके बैग्स को दूसरी साइड पर टॉस करने लगता है। उसके बाद वो कुछ और आइटम्स पिक करने जाता है, फिर फर्स्ट फ्लोर पर आता है। यहाँ वो पैकेजेस का पाइल मूव करने वाला था कि तभी वो गर्ल फिर पॉपअप हो जाती है। शॉन हो सोचने लगता है कि क्या वो उसके साथ टू कंफर्टेबल हो रही है। ब्रो उसे स्ट्रेट फेस पर बोल देता है, जिससे वो एम्बैरेस हो जाती है। वो रीअश्योर करता है कि वो रिमॉडलिंग वर्क में बिजी है और वो बिलीव कर लेती है। उसे सरप्राइज होता है कि वो अपने रेगुलर हेयरकट के लिए 3 महीने में एक बार नहीं आया। शॉन्ग हो याद करता है हाँ, और समझता है कि इनकमिंग एक्सप्लोरेशन के लिए हेयरकट जरूरी है, तो जो कर रहा था वो ड्रॉप करके उसके शॉप चला जाता है। यहाँ ब्रो कोरियन वर्जन ऑफ मॉइस क्रिटिकल जैसा लग रहा है। वो ऑर्डर करता है कि सब शेव ऑफ कर दो, बस कट सिग्मा आर्क शुरू। सरप्राइज होकर वो उसके रिक्वेस्ट को कैरी आउट करती है। उसे इंट्रीग होता है कि शैंगहो के शोल्डर्स कितने ब्रॉड हो गए हैं। मतलब ईमानदारी से कहें तो कोई लड़की रियल में ऐसा कभी नहीं कहती। वो बताता है कि वो वर्कआउट कर रहा है, जबकि मिकयोंग स्टेटस विंडो के बारे में बात करती है, जो गेम सर्वाइवल लाइफ से रिलेटेड है। अवेकनेस वो लोग हैं जिन्होंने गेम कम से कम एक बार खेला है। पूरे टाइम शैंगहो डम प्ले करता है और सब कुछ अग्री करता है, लेकिन क्यूरियसली उसके इन्फॉर्मेशन सोर्स के बारे में भी पूछता है। अचानक एक टैटेड डूड शॉप में एंटर होता है, रिवीलिंग कि वो न्यू इंटेल के लिए आया है। हिलेरियसली ये गाय पास्ट में स्यांगहो से फाइट कर चुका है, लेकिन सिर्फ सिंगिंग कंपटीशन में। हमारा लड़का पिस्ड ऑफ हो जाता है कि ये क्लाउन उसका इन्फॉर्मेशन सोर्स है। ब्लॉन्ड है वाला बताता है कि एक सर्टन समवन ने वीडियोस डिलीट कर दिए और सिर्फ खुद के लिए इन्फॉर्मेशन रखी। ये ऑकवर्ड मोमेंट है क्योंकि ये गाय अनाउंस कर देता है कि वो प्लेयर्स का रियल लोकेशन डॉक्स करने की कोशिश कर रहा है। स्यांगहो उस मिस्ट्री पर्सन के बारे में रियली क्यूरियस हो जाता है। इनहंग यंग लेडी को फोर्स करता है कि बोल्ड बने और उनकी टीम ज्वाइन करे। शैंगहो सोचता है कि पूरा सिचुएशन स्टूपिड है। उसने वीडियो डिलीट सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो डिसअपॉइंटेड था। पर्सनल बेनिफिट्स के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं था। एनीवे, ये पंक नो एट ऑल वानबी है जो बिग गेम टॉक करता है। वो शैंगहो को कर्स भी करता है कि सबको डिच करके पब्लिकली स्टीम्स की इन्फॉर्मेशन पोस्ट नहीं की, ना जानता कि जिस गाय को वो हंट कर रहा है वो अभी उसके सामने बैठा है। शॉन्गहो सोचता है कि कम्युनिटी का रिएक्शन भी वैसे ही तो नहीं। ये उसे सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या उसे कोर्स चेंज करके इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। ब्रो पर्सनली उठता है इनहॉक से पर्सनली कन्फ्रंट करने। उसे स्कोल्ड करता है कि सेशन के मिडिल में हेयरकट रूइन कर दिया। इनहॉक हमारे लड़के के साथ मिस्टर टफ गाय प्ले करने की कोशिश करता है, लेकिन शैंगहो मर्डरस आइज से ग्लेयर करता है, ऑर्डर करता है कि क्विकली गेट लॉस्ट हो जा वरना ह्यूमिलिएटेड होना पड़ेगा। इंटिमिडेटेड होकर पंक शॉप से एग्जिट हो जाता है, जबकि लेडी उसे फेयरवेल कहती है। मिकयोंग रिलीव्ड महसूस करती है। इसे डिस्ट्रेस में देखकर हमारा लड़का उसका नंबर मांगता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि ये गाय जेन्युइनली क्लाउन है जो उसके लाइफ को थ्रेटन कर सकता है।
घर वापस आकर हमारा लड़का न्यू लुक के साथ मॉडल जैसा लग रहा है। सबसे पहले यूजर नेम पर फोकस करता है और फोरम में इन्फॉर्मेशन लुकअप करता है। जो मिला वो अलार्मिंग था। पूरा फोरम कर्सेस और स्वेयर्स से फ्लडेड था, डायरेक्टेड एट हिम। एंडलेस हेट मिल रही थी जब तक उसे इनहॉक का यूजर नेम न मिल गया। क्लाउन ने फुल वेरिफिकेशन एक्सेसिबल वेबसाइट पर भी निकनेम यूज किया था। उसकी पूरी पेज नेगेटिव कमेंट्री से भरी थी हमारे लड़के के बारे में। ट्रू हेटर और रेडिटर इन स्पिरिट, बॉडी एंड सोल। शैंग हो कंप्यूटर स्विच ऑफ कर देता है, नोइंग कि ये ओनली अप्रोप्रिएट रिएक्शन है। मेंटली अफेक्टेड नहीं हुआ, जस्ट डिसअपॉइंटेड। लेकिन तभी उसके ब्रेन को एक स्ट्रेंज सेंस ऑफ काम महसूस हुआ जब उसने पोर्टल कमांड किया। अगले 2 दिन वो हाइड आउट रिफाइन करने में बिताता है, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन पर वर्क करता है। पिकैक्स ने हेल्प की, फिर मोटर को वाटर से स्प्रेड किया, हर दिन इवनली स्मूथ किया। वर्क फिनिश होने के बाद वो बाहर आकर मोटर ड्राई होने का वेट करता है। इस मोमेंट में वो लोनली मून को स्टेयर करता है। अचानक सेयॉन हो को ये रियलाइज होता है कि इस इनजस्टिस और क्रूअल्टी के लेवल का रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। वो कोई हीरो नहीं है, ग्रैंडियोस पर्पस ढूंढ नहीं रहा। उसका अल्टीमेट गोल है अल्टीमेट सर्वाइवल। बस यही मैटर करता है, जितना वो विनिंग करे। रेजोल्यूशन बनाकर वो टर्न अराउंड करता है और फ्राइटेंड हो जाता है। एक बोन क्रीपर क्लैंकिंग करके उसके पास आ रहा है। शैंगहो पहले से ही पिस्ड ऑफ था, तो आखिरकार टारगेट मिल गया अटेंशन फोकस करने को। लाउड एक्सप्लोशन फॉलो होता है, सब कुछ फ्लेम्स में एनगल्फ कर देता है। अगली बार हमारा लड़का जागता है तो स्क्रैचेस से कवर्ड है। उसे पता ही नहीं क्या हेल अभी हुआ। लेकिन तभी बोन क्रीपर का साइट याद आता है। माइंड को बॉगल करने वाली एक पार्ट ये है कि पॉइंट ब्लैंक एक्सप्लोजन से कैसे सर्वाइव कर गया। लेकिन इसका आंसर भी है। बोन क्रीपर स्पॉट करते ही शैंगहो को पता था कि ये बिट्स में एक्सप्लोड होने वाला है, तो वो भागा। लेकिन डिटोनेशन ने फिर भी कैच कर लिया। इतनी फोर्स से नॉक किया कि अनकॉन्शियस हो गया, लेकिन मरा नहीं। हालांकि वो लिटिल मूव बैक देयर कॉस्टली पड़ा। शैंगहो का राइट साइड प्रिक्स से फुल है। जितनी लिटिल स्ट्रेंथ बची है उतनी मस्टरिंग करके स्टेटस विंडो कॉल करता है हेल्प के लिए। सिस्टम स्टैट्स करंट स्टेट की वजह से डिक्रीज हो गए हैं, लेकिन क्रीचर के डिस्ट्रक्शन की वजह से डिफीट पॉइंट्स मिल जाते हैं। रिंगिंग हेडेक सेंसेस को ब्रडन करने लगती है। फाइनल आउंस ऑफ एनर्जी एक्सपेंड करके पोर्टल ओपन कमांड करता है। अगले सीन में पहली चीज जो करता है वूंड ट्रीट करना। इसमें क्रीचर के बोन फ्रैगमेंट्स रिमूव करने पड़ते हैं। ये पेनफुल थे। स्पाइक्स निकालने में उसे बहुत दर्द हुआ। भाई लिटरली हेल की तरह जलन हो रही थी। लेकिन वो मलहम ने अपना जादू चला दिया, खून बंद हो गया। फिर से पट्टी बांधकर अपना हालत चेक किया और बस जैंग हो बेहोश होकर गिर पड़ा। उस दिन की तो लिमिट ही थी यार। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, हमारा बंदा फिर से उठ खड़ा हुआ। उसे लग रहा था कि बस अब तो किसी भी दिन मर जाएगा। सबसे पहले तो स्टेटस विंडो खोलकर चेक किया कि जख्म ठीक हुए कि नहीं। सिस्टम बोल रहा था कि सब ठीक है, तो थोड़ा सांस में सांस आई। उठते ही दिमाग में सवाल आया, अरे यार, वो बोनहेड मुझे आखिर मिला भी कैसे? जंगल तो इतना बड़ा है भाई, अचानक कोई मॉन्स्टर निकल आए तो कोई हैरानी की बात नहीं। ये सोचकर वो और डर गया और फटाफट परसेप्शन स्टार्ट को और शार्पन करने का प्लान बनाया, ताकि दूर से ही डेंजर डिटेक्ट हो जाए। गेम में स्टार्ट बढ़ाने का तरीका तो सिर्फ 2 हैं। या तो स्टैट पॉइंट्स लगाओ जो हंटिंग और एक्सप्लोरेशन से मिलते हैं, या फिर कोई इक्विपमेंट वेपन पहनो जो स्टार्ट बूस्ट दे। लेकिन सूरा गेम तो वैसे भी बकचोदी है। डिफिकल्टी लेवल स्काई हाई है। एक साधारण स्टार्ट आइटम के लिए भी 10-15 लेवल ऊपर के मॉन्स्टर्स को मारना पड़ता है। मतलब हेलिश बीस्ट से पंगा लेकर ही वेपन मिलेगा। मॉन्स्टर्स को मारने पर स्किल्स भी अनलॉक होती हैं, खासकर हाई लेवल वाले गारंटी ड्रॉप करते हैं। लेकिन हर स्किल हर प्लेयर के लिए सूट नहीं करती। अब स्योंग हो सोच में पड़ गया कि स्टैट बूस्टिंग आइटम्स का कोई पक्का तरीका ढूंढना पड़ेगा। फिर उसने पुराना फुटेज चलाया जो एस्टेरॉयड गिरने से पहले की बैकग्राउंड स्टोरी थी। मतलब अपोकलिप्स आने से पहले के लोकेशंस में जाओ तो शायद रेयर आइटम्स मिल जाए। बट दैट्स जस्ट अ गेम थ्योरी, समझ रहे हो ना? स्योंग हो को पता था कि स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से भी लड़ना पड़ेगा। उसने अगले कुछ घंटे पुराने लोर पढ़ने में लगाए और 3 इंपॉर्टेंट लोकेशंस पता किए जहां बैकग्राउंड स्टोरी हुई थी। रशियन शिप, हॉबगॉब्लिन और सबसे फास्ट वाला जेरी माउंटेन ऑर्क इंसिडेंट। फुटेज के अनुसार ऑर्क को 26 तारीख को डिस्कवर किया गया था। मतलब उसे 25 तारीख को ही निकलना पड़ेगा ताकि सबसे पहले पहुंच जाए। मिशन पक्का होते ही हमारा लड़का फोन उठाया तो देखा मिक्योंग का कॉल आ रहा है। इतनी रात को? अगले सीन में दोनों कैफे में हैं। वो पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? गर्मी में लॉन्ग स्लीव शर्ट क्यों पहने हो? ब्रो को तो अपने वुंड्स छुपाने थे और समझ आया कि ये लड़की दिखने में जितनी क्यूट है उससे कहीं ज्यादा ऑब्जर्वेंट है। वो सोच रही थी कि शॉप वाली इंसिडेंट से परेशान है, लेकिन सॉन्ग हो ने मना कर दिया। फिर वो खुश हो गई और बोली कि उसे कितना डर लगा हा। स्योंग हो ने याद दिलाया, पिछली सर्दियों में भी यही बंदा इलीगली मॉडिफाइड टो ट्रक लेकर आया था, फिर कमजोर लोगों से लड़ाई की थी। शॉर्ट स्टोरी, बिल्कुल घटिया इंसान है। मिक्योंग ये सब सुन के शॉक हो गई।
उसे तो इस बंदे की कोई इन्फो ही नहीं थी। हमारा लड़का उससे बस एक ही बात बोला, मुझसे दूर रहना प्लीज। फिर डायरेक्ट पूछ लिया, मुझसे मिलने बुलाया क्यों? और ये क्यूट सी लड़की कान में फुसफुसाई, एक्चुअली मैं अवेकेंड हूं। सियोंग हो शॉक, इतनी सेंसिटिव बात भी बता दी, लेकिन नेचुरल एक्टिंग करते हुए जेलस बन गया। अरे यार, मुझे तो लक ही नहीं मिला। वो गिल्टी फील करने लगी कि झूठ बोला, लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं, सब ठीक है। मुलाकात खत्म हुई, वो जाने लगा। स्योंग हो मन ही मन बहुत खुश था कि उसे इतना बड़ा सीक्रेट ट्रस्ट किया गया है। जाते जाते एक हिंट भी छोड़ दिया, मुझे सर्वाइवल लाइफ गेम में बहुत इंटरेस्ट है, फुल प्लानिंग के साथ कि गेम को डीपली स्टडी करेगा। घर आकर स्योंग हो ने सच में फील किया कि अच्छे लोग अभी भी बचे हैं दुनिया में। फिर स्टोर खोला और कूल एस ड्रोन्स खरीद लिए। एक रेंटल कार भी ले लिया नेविगेशन के लिए। फिर सो गया ताकि अगले दिन फुल एनर्जी रहे। अगला दिन आया। सुबह सुबह ही और हंटिंग के लिए मटेरियल बनाने लगा। घर में ही इग्निशन स्टोन्स को क्रश करके रिफाइन किया। एक गलत हैमर पड़ा नहीं कि ब्लास्ट हो जाता, इतना केयरफुली करना पड़ता था। फिर ल्यूमिनस स्टोन्स निकाले, वो तो लाइट से आंखें जलाने लगते हैं, लेकिन फिर भी ग्राइंडिंग की, दोनों को पाउडर बना दिया। सेटअप कंप्लीट। फिर शुगर, पेट्रोल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला। आखिरी में हार्डनिंग एजेंट डाला ताकि इग्निशन स्टोन्स सॉलिड हो जाए। डायमेंशनल गेट की वजह से कोऑर्डिनेट्स फ्लेक्सिबल थे, तो टेबल वगैरह सेट करना इजी था। सब सामान पैक करके रेंटल कार में डाला और सिहोर निकल पड़ा जूरी माउंटेन ऑर्क मारने। युंगरी कैंपग्राउंड पार्किंग लॉट में 12 बजे से पहले पहुंच गया। बाकी टाइम इमेज ट्रेनिंग और इक्विपमेंट चेक में निकाला। जैसे ही क्लॉक ने 12 बजे का स्ट्राइक किया, फुल स्केल सर्च शुरू। 2 घंटे बाद बारिश और तेज हो गई, कोहरा इतना कि आगे कुछ दिखे ही नहीं। सोच रहा था कि ऑर्ब धरती से निकलते कहां से हैं, कैंपग्राउंड तो चेक कर लिया। सोच ही रहा था कि रियल लाइफ में प्रिकर्सिव फिनोमिनन नहीं होते, तभी जोर की रॉर। पीछे मुड़ा तो एक डार्क शैडो तेजी से आ रहा था। हमारा लड़का समझ गया कि ये ऑर्क है, और ऑर्डिनरी नहीं, रेड ऑर्क सब स्पीशीज, मतलब स्किल ड्रॉप गारंटीड। कैंग हो ने खुद को काम किया और क्रैकर छोड़ा। प्लानिंग के अनुसार सब परफेक्ट चले तो पक्का पकड़ में आएगा। ऑर्क को हैंडल करने का उसका तरीका सिंपल था। स्टेप 1, क्रैकर की फ्लेयर से एग्रो खींचो। स्टेप 2, जब ऑर्क एक्स से क्रैकर को मारने दौड़े, एग्जैक्टली उसी मूवमेंट पोर्टल खोलो। स्टेप 3, फ्लैशबैंग निकालकर फेंको, इंटेंस लाइट से 20 सेकंड तक अंधा हो जाएगा। स्टेप 4, स्टैटस इफेक्ट से मसल्स लूज हो जाएंगी, मूवमेंट ड्रॉप। स्टेप 5, एक्स का अटैक आए तो नीचे डक करके डॉज। स्टेप 6, नाइफ से पैर में स्टैब, और जब घुटनों पर गिरे तो रेडी फ्लेम कैन उसके मुंह में ठूस दो, और बूम। सब कुछ प्लान के मुताबिक चला। कैन मुंह में गया और ब्लास्ट। हमारा लड़का विक्ट्री सेलिब्रेट करने ही वाला था कि अचानक ऑर्क का मुक्का लगा और वो उड़ गया। उठा तो देखा ऑर्क का अपर बॉडी आग में लिपटा हुआ है, लेकिन अभी भी आ रहा है। लग रहा था कि बस अब तो खत्म। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन, लेवल 3 हो गया है, 10 स्टार्ट पॉइंट्स मिले और स्किल विल टू सर्वाइव अनलॉक हुई। उठते हुए बोला, नहीं भाई, अभी और लड़ना है। रिस्ट पर लाइट ग्लो कर रही थी। वो देख ही रहा था कि उसकी कलाई पर जो ड्रॉप आइटम मिलता है वो होता है वॉच परसेप्शन। वो राहत की लंबी सांस लेता है, क्योंकि बारिश में ड्रॉप आइटम ढूंढना कितना बड़ा झंझट होता। वो मरे हुए ओअक के पास जाता है। उसका दिमाग गुस्से से खौल रहा होता है, सोच रहा होता है कि इसके साथ क्या करें। मन ही मन सोचता है कि जिरेन ओअक वाला इंसिडेंट तो एम्बार्गो के अंदर था। फिर सोचता है कि जानकारी को रियलाइज करना सही रहेगा या नहीं, क्योंकि सिचुएशन बहुत खराब हो सकती है। म्योंग ने जो कहा था वो याद आता है कि अवेकेंड वो लोग हैं जिन्होंने वो गेम कम से कम एक बार तो खेला ही होता है, जिसका मतलब सिर्फ एक ही है, हजारों लोग अवेकेंड हो चुके होंगे। उनमें से अगर थोड़े से भी ओ और हॉक जैसे लोग होंगे ना, तो पर्सनल गेन के लिए सिस्टम और कानून को तहस नहस कर देंगे, पूरा का पूरा केओस फैला देंगे। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मरा हुआ ओअक यूं ही छोड़ नहीं सकता, वरना कल तक ये बोन क्रीपर बन जाएगा और लोगों को मारना शुरू कर देगा। अचानक उसके दिमाग में ख्याल आता है, अरे मैं ज़ॉम्बी क्यों नहीं बन गया? अवेकेंड होने के बावजूद भी स्पोर्स से इन्फेक्टेड हो जाता तो बन ही जाता। सही गलत कुछ समझ नहीं आ रहा, डिसीजन नहीं ले पा रहा। इसलिए पोर्टल खोलता है और उन कुछ लोगों के बारे में सोचता है जो शायद सर्वाइव कर गए होंगे। वैसे भी विल को एक ऑर्डरली एंड डिजर्व करता है। हमारा लड़का जमीन में गड्ढा खोदना शुरू कर देता है ताकि अभी अभी मारा हुआ ओअक दफना सके। जल्दी ही थक जाता है और सोचता है कि इसे अंदर कैसे खींचेगा।
नई मिली स्किल विल टू सर्वाइव एक्टिवेट हो जाती है, थकावट की वजह से ट्रिगर होकर टास्क को तुरंत पूरा करने पर मजबूर कर देती है। हीरो तेजी से काम खत्म करने लगता है, कोई चॉइस ही नहीं बचती कि जितनी जल्दी हो सके उतनी तेजी से काम करे। फिर ओअक को उसके कब्र में फेंक देता है और स्किल का शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद पोर्टल खोलता है और पहुंच जाता है एक चलती हुई कार में। आफ्टर इफेक्ट की वजह से बॉडी को रिकवर होने में टाइम लगता है, फिर नॉर्मल एक्टिविटी शुरू कर पाता है। अगले दिन उठता है तो सोचता है कि जो मौसम दिख रहा है वो रियल है क्या। प्लान के हिसाब से तो अभी तक डिफेंस लाइन बना लेनी चाहिए थी। फोन देखता है, सोचता है कि रेड वर्क के अवशेष पूरी तरह खत्म हो गए होंगे या नहीं। आज कुछ भी शुरू करने का मूड नहीं है, टाइम ही सही नहीं है, इसलिए सुबह सुबह आए आइटम्स को चेक करने का सोचता है। बॉक्स के अंदर सारी हथियार हैं जो उसे चाहिए थी, हालांकि वो सिर्फ इंडियन वॉर क्लब की तरह ही यूज कर पाएगा। फिर भी पैकेज में से कुछ आइटम्स मिसिंग हैं। एक नोट उठाता है जिसमें लिखा है कि उसने जो कुछ ऑर्डर किए थे वो यहाँ रखना इलीगल है, कस्टम से पास नहीं हो सके। जैसे ही वो मिले हथियारों को देखने में बिजी होता है, दूसरी डिलीवरी वैन की आवाज़ आती है और जोर से बोलता है, भाई सामान दरवाजे पर ही छोड़ दो। दरवाज़ा खटखटाता है। हमारा लड़का सोचता है कि डिलीवरी वाला सुना क्यों नहीं, दोबारा चिल्लाता है और फिर गेट खोलता है। डिलीवरी वाला नहीं था, मिक्योंग थी। वो खड़ी मुस्कुराते हुए कहती है कि बहुत टाइम बाद मिले हैं और कुछ ज़रूरी बात करनी है। उसके हाथ में खाने का बैग है और पूछती है, रबोकी खाएगा मेरे साथ? अब तो अपोकेलिप्स आने में सिर्फ 24 दिन बाकी हैं। हमारा लड़का यकीन ही नहीं कर पा रहा कि मिक्योंग आखिरकार उसके घर आई है। घबरा रहा है, कान लाल हो रहे हैं, ब्लश कर रहा है। खाना सर्व करने के बाद वो कहती है, खा ले, ठंडा हो जाएगा। वो चुपचाप खाने लगता है। खाना खत्म होते ही पूछता है, क्या बात करनी थी? वो सीधे टॉपिक पर आती है, तूने कहा था कि सूरा के बारे में रिसर्च कर रहा है, तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करनी है। अरे हमारा लड़का तो कुछ और ही सोच रहा था, उसे लगा शायद डेट पर बुलाने आई है, लेकिन खुद को समझाता है कि अभी अपोकलिप्टिक चीज़ों की बात करना ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि टफ टाइम में अच्छा साथ चाहिए। वो झट से कचरा फेंकने निकल जाती है। हमारा लड़का कंप्यूटर निकालता है। उसने खुलकर बता दिया कि वो अवेकेंड हो चुका है, किसी और तरीके से पता चलना अच्छा नहीं होता। फिर डिटेल में समझाना शुरू करता है, मेटल डेथ प्लेग क्या है, 6 से ज़्यादा लोगों का ग्रुप घूमना मतलब ज़ॉम्बीज़ के लिए आसान टारगेट, परसेप्शन सबसे ज़रूरी स्किल है सर्वाइवल के लिए, गेम का गोल सिर्फ सर्वाइव करना है। और बताने ही वाला था कि वो रोक देती है। बोलती है, ओवन हॉक ने जो कहा था ना, किम पपुलवर्क को तो बहुत बैकलैश मिल रहा है, फिर वो इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं स्पिल कर रहा? उसके पास कोई जवाब नहीं। बोलता है, तू अंदाज़ा लगा? वो कहती है, हर किसी की अपनी वजह होती है, सर्कमस्टेंसेस जस्टिफाई करते हैं। फिर वो बताता है कि उसने हॉक का ऑफर ज्वाइन करने से रिजेक्ट कर दिया। वो हैरान होकर पूछती है, क्यों? वो फ़ोन निकालता है और रिकॉर्डिंग चलाता है, उनकी बातें जिसमें वो किसी लड़की को किडनैप करने की प्लानिंग कर रहे थे क्योंकि वो हार्ड टू गेट खेल रही थी। ये सब सुनकर गुस्सा आ जाता है। मिक्योंग की तरफ मुड़ के बोलता है, अपोकलिप्स आएगा तो लोगों का असली रंग सामने आएगा, किसी पर भी भरोसा मत करना। वो चौंक जाती है, बोलती है, तो चल हम दोनों मिलकर एक पार्टी बना लेते हैं। हमारा लड़का मुट्ठी भींच लेता है क्योंकि सीधे जवाब नहीं दे सकता। उसका एक गोल है, ट्यूटोरियल से पहले लेवल 10 तक पहुंचना और शॉप अनलॉक करना। सूरा में सिस्टम ऐसा है कि मॉन्स्टर्स का रैंक लेवल के हिसाब से चेंज होता रहता है। अगर वो उसके साथ गई तो सबसे भयानक मौत मर जाएगी। नर्वसली हंसता है, सोचता है कि अगर मैं ज़ॉम्बी बन गया तो ये क्या करेगी? वो कहती है, मैं तो ठीक रहूंगी, और अपने ट्रेड से ब्लिंक करके डाइनिंग टेबल पर टेलीपोर्ट हो जाती है। अपनी स्किल फ्लेक्स करती है, ब्लिंक, बस उसे डॉज करना पड़ेगा अगर मैं काटने दौड़ा। वो हैरान रह जाता है, लेकिन चेतावनी देता है, ऐसे किसी को भी मत दिखाना। वो मुस्कुरा कर कहती है, तुझ पर तो भरोसा है। फिर चहक कर बोलती है, हम ज़ॉम्बी नहीं बने तो बहुत बढ़िया टीम बनेंगे। कुछ देर बाद वो पेड़ों के पास खड़ा है, सोच रहा है कि फेंस बनाना कितना आसान निकला। पहला स्टेप था सपोर्ट पोस्ट्स को ज़मीन में ठोकना, फिर उन पर कांटेदार तार लपेटकर फिक्स कर दिया। उसके बाद 2-3 जगह इंफ्रारेड लगा दिया, बस काम खत्म। अपना काम देखकर खुद की तारीफ करता है, कंफर्म है कि कम से कम एक डेक्सटरिटी पॉइंट तो मिलना ही चाहिए। जांघो वापस चल पड़ता है। मोटायर का काम खत्म करके डिफेंस वॉल बना चुका होता है। अब पैकेजेस मूव करना शुरू करता है। काफ़ी देर में बॉक्सेस मूव कर चुका होता है। अगला स्टेप क्या करना है नाप रहा होता है कि अचानक ठंड लगती है और छींक आ जाती है। समझ जाता है कि दूसरी दुनिया में ठंड बहुत होगी, जल्दी ही यहाँ शेल्टर लेना पड़ेगा, इसलिए कुछ काउंटर मेजर्स सोचने पड़ेंगे। हीरो गुफा के एंट्रेंस को देखता है और डिसाइड करता है कि यहाँ गेट बनाना पड़ेगा, सिर्फ पर्दा काफ़ी नहीं। हर कदम पर टू डू लिस्ट और लंबी होती जा रही है।
बाद में वो वुड वर्किंग शॉप पर रुकता है प्रोडक्शन और कुछ सामान खरीदने। वापसी में उन जगहों को चेक करता है जहां मेटल डेथ प्लेग फैलने से 5 घंटे पहले लूटेगा। लिस्ट बनाते हुए अचानक ह्योंग जुन ह्योंग रोक लेता है। बहुत टाइम बाद मिला है, जिम डायरेक्टर है, डिवोर्सी है, एक छोटी बेटी है। हमारा लड़का उसके चेहरे की एक्सप्रेशन पढ़ लेता है, बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। योंग ज्यादा ध्यान नहीं देता, बस उसकी बॉडी को देखने लगता है जो वापस शेप में आ रही है। फिर हमारा लड़का पूछता है, क्या हुआ भाई? वो जवाब देता है, कितना ऑब्वियस है यार, वो बहुत परेशान है। सीख ले, अगर उसे अपने पावर्स को कंट्रोल करना है। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है और हारमन अंदर आ जाता है। वो हमारे बॉय से वही पुराना वाला पूछता है कि तू कैसा फील कर रहा है और उसे देखकर कितना खुश है कि तू ठीक है। हमारा बॉय उससे पूछता है कि उसने सुना था कि वो कैपिटल चला गया था, तो फिर इतनी जल्दी यहाँ कैसे? लेकिन तुरंत उसका दिमाग दूसरी तरफ भाग जाता है। उसे याद आता है कि पिछली बार जब हारमन मिला था तो उसने उसे मोटा रिवॉर्ड दिया था, तो अब वो कुछ वैसा ही एक्सपेक्ट कर रहा है, शायद ढेर सारा गोल्ड या फिर छुट्टियां। वो हारमन की आंखों में देखता है, आंखें चमक रही हैं, लेकिन तभी हारमन बम फोड़ देता है कि होली एम्परर ने उसे कैसल वापस बुलाने का ऑर्डर दिया है। तो हमारा बॉय एलन सीधे हारमन को रूम से बाहर किक मारता है, उसके मुंह पर दरवाजा जोर से बंद करता है और प्रिटेंड करता है कि वो बात कभी हुई ही नहीं। लेकिन हारमन हार मानने वाला कहाँ है। वो दरवाजे के बाहर खड़ा होकर एलन को बोल रहा है कि उसे कैसल वापस जाना ही पड़ेगा। कुछ टाइम बीत जाता है और शार्लेट हमारे बॉय को बताती है कि वो अभी भी बाहर खड़ा इंतजार कर रहा है। एलन ने उसे बोला कि बस इग्नोर कर दो। बंदा सच में पूरी तरह कमिटेड है इस प्रिटेंडिंग में कि हारमन एग्जिस्ट ही नहीं करता। हारमन दरवाजे पर खड़ा खड़ा हमारे बॉय को पुकारता रहता है। शार्लेट पूछती है कि क्या एलन सच में कैसल वापस नहीं जाना चाहता। एलन बोलता है, ऑफकोर्स मैं नहीं जाना चाहता, मैं उस खतरनाक जगह पर वापस क्यों जाऊंगा। वो मन ही मन सोच रहा है कि उसे अभी तक पता भी नहीं कि मॉर्गाना वाली पूरी सिचुएशन के पीछे कौन था, और शायद उसे मारने से पहले कुछ सवाल पूछ लेने चाहिए थे। शार्लेट थोड़ी उदास सी खड़ी है। एलन नोटिस करता है और बोलता है कि टेंशन मत ले, मैं खुद हैंडल कर लूंगा, तू बस हारमन को इग्नोर कर। लेकिन इसके बाद भी हारमन लगातार पूछता रहता है। आखिरकार शार्लेट रूम से बाहर निकलती है एलन का मैसेज लेकर। हारमन को उम्मीद जग जाती है, पूछता है प्रिंस ने क्या कहा, क्या आखिरकार कैसल वापस आने को तैयार हो गए। शार्लेट अब तक की सबसे सैवेज रिजेक्शन डिलीवर करती है। एलन ने कहा है कि हारमन नमक छिड़कने तक गेट लॉस्ट रहे। हारमन फिर पूछता है कि शार्लेट घर जा रही हो। वो बोलती है हाँ, कैसल के बाहर अपने पापा के साथ झोपड़ी में रहेगी। हारमन ऑफर करता है कि रात हो गई है, छोड़ दूं। शार्लेट पोलाइटली मना कर देती है। फिर हारमन सीरियस होकर पूछता है कि क्या उसे पता है एलन कैसल क्यों नहीं लौटना चाहता। शार्लेट बताती है कि एलन ने कहा था कैसल बहुत खतरनाक जगह है। हारमन सोचता है और मानता है कि एलन की पोजीशन वहां सच में अच्छी नहीं है। शार्लेट मन ही मन चिड़ी हुई एक्सप्रेशन के साथ सोच रही है कि जैसा उसने सोचा था, एलन के अपने रिलेटिव्स भी उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते, कुछ सच में उसे मार डालना चाहते हैं। काश वो और स्ट्रांग होती तो उसे बेहतर प्रोटेक्ट कर पाती। वे गांव पहुंचते हैं और ग्रिल शार्लेट को देखकर हाथ हिलाता है, बोलता है आज तो बहुत लेट हो गई। फिर हारमन को देखकर हकलाता है, अरे ये मिस्टर नाइट। हारमन पूछता है कि क्या ग्रिल ने भी पिछली लड़ाई में हिस्सा लिया था। ग्रिल शर्मा जाता है और बोलता है, ऑफ कोर्स लिया था, लोगों को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए ना। घर में जाने से पहले हारमन उसकी तारीफ करता है, बहुत कमेंडेबल है। फिर पूछता है कि लड़ाई में क्या क्या किया। शार्लेट अंदर चली जाती है और ग्रिल कैजुअली बोलता है कि बस 50 बड़े बड़े ज़ॉम्बीज मारे थे और वैम्पायर काउंट के दांत सोविनियर के तौर पर ले आया था। शार्लेट को घर में कुछ अजीब दिखता है, पूछती है ये क्या है। वो एक कागज को देख रही है। डाइनिंग टेबल पर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो उसने पहले कभी नहीं देखा। ग्रिल बोलता है कि ये उसका ताबीज है जो बहुत टाइम से निकाला ही नहीं था, पुराना लग रहा है क्योंकि सालों से छुआ तक नहीं। हारमन उसे देखता है और उसका दिमाग फट जाता है। ये हैरिस फैमिली का सील्ड वाला फैमिली डॉक्यूमेंट है, वही हैरिस फैमिली जिसने 50 साल पहले रोनिया के नॉर्दर्न रीजन को प्रोटेक्ट किया था, वही फैमिली जो नेक्रोमैंसर किंग अमॉन के साथ इमॉर्टल बैटल में पूरी तरह खत्म हो गई थी। ये लोग एम्परर के सबसे लॉयल, सबसे बहादुर फैमिली थे, तो इनका डॉक्यूमेंट यहाँ क्या कर रहा है। फिर हारमन को सब क्लिक हो जाता है, ये दोनों हैरिस फैमिली के सर्वाइवर्स हैं। अब उसे समझ आया कि इनकी स्ट्रेंथ कहाँ से आती है। भले ही फैमिली गिर गई और ये छुप के रह रहे हैं, फिर भी ये एलन की केयर करते हैं। अब वो सोच रहा है कि किसी को पता भी नहीं कि ये लोग एम्परर के इतने लॉयल हैं, फिर भी प्रिंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हारमन बोलता है कि वो उनके मिशन को सीक्रेट रखने की इच्छा का सम्मान करता है। फिर बोलता है कि वो शार्लेट के लिए रिकमेंडेशन लेटर लिख सकता है और उसके स्किल्स इंप्रूव करने में भी हेल्प कर सकता है। ये सुनकर शार्लेट और ग्रिल दोनों शॉक्ड। ग्रिल जोर से पूछता है कि क्या शार्लेट सच में कैसल जा पाएगी।
हारमन हाँ में सिर हिलाता है, बोलता है कि अगर वो चाहे तो अपनी स्ट्रेंथ से टाइटल भी ले सकती है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है और उसे होली एम्परर सोर्ड की आर्ट भी सिखाई जाएगी ताकि वो हाइनेस की और बेहतर हेल्प कर सके। शार्लेट तुरंत सीरियस होकर पास आती है और बोलती है कि वो एग्री करती है, लेकिन अगर होली नाइट बनने का मतलब हाइनेस से दूर रहना है तो वो आउट है। उसकी लॉयल्टी सबसे पहले एलन के लिए है, टाइटल उसके बाद। हारमन आश्वासन देता है कि अगर उसका मिशन एलन को प्रोटेक्ट करना है तो वो भी उसके साथ मिलकर और ज़्यादा मेहनत से प्रोटेक्ट करेगा। वो मन ही मन सोच रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो हैरिस फैमिली को और एलन को कैसल वापस ले जाकर रहेगा। फिर सीन कट होता है चर्च पर। हारमन के मिन्नतें करने से पहले ही हमारा बॉय उसकी तरफ देखता है और बोलता है, हाँ ठीक है, चलो कैसल चलते हैं। हारमन बिल्कुल शॉक्ड, जैसे उसे सुनाई ही ना दिया हो। एलन सच में कैसल जाने को रेडी है। वे कैरेज में सवार होकर रोड पर जा रहे हैं। हारमन पूछता है कि अचानक मन कैसे बदल गया। एलन चिड़चिड़े एक्सप्रेशन के साथ बैठा है, बोलता है क्या मतलब। हारमन याद दिलाता है कि कल तो तू मेरे मुंह पर दरवाज़ा पटक रहा था क्योंकि जाना ही नहीं था, तो क्या हुआ। असल में एलन एक किताब पढ़ रहा था, पूरी तरह उसमें डूबा हुआ था, लेकिन गांव में उसका नेक्स्ट वॉल्यूम नहीं था और वो किताब कहीं और मिलने वाली नहीं सिवाय रॉयल लाइब्रेरी के। एलन बताता है कि वैसे भी कैसल में सब उसे बस गंदी नज़रों से देखते थे, तो वो लाइब्रेरी में लॉक होकर रहता था। वे कैपिटल पहुंचते हैं। हमारा बॉय खिड़की से सिर बाहर निकालकर बाहर की भीड़ देखता है। हारमन पूछता है कि क्या फील हो रहा है। हमारा बॉय बोलता है कि ये जगह बहुत बदबू मार रही है। फिर रुमाल नाक पर रखकर पूछता है कि क्या वो अनडेड बास्टर्ड्स अब कैपिटल में रहने लग गए हैं। इतना कहते ही एलन पागलों की तरह सड़क पर दौड़ने लगता है और गलती से एक फ्रूट बेचने वाली औरत को धक्का मार देता है। हारमन उसके पीछे भागता हुआ माफ़ी मांग रहा है और बोल रहा है कि बहुत जल्दी है। सड़क पर हर तरफ लोग बातें कर रहे हैं और हमारा बॉय बस दौड़े जा रहा है। वो मन ही मन सोच रहा है कि हाँ, सड़क बिजी और नॉर्मल लग रही है, लेकिन उसे वैम्पायर की स्मेल ज़रूर आ रही है। अगर वो बदबू को फॉलो करे तो ज़रूर मिल जाएगा। हारमन उसे पकड़ लेता है, पूछता है कि क्या स्मेल किया। तभी एलन की नज़र कुछ पड़ती है और उसका खून जम जाता है। एक लड़की का सिर बस एक बॉक्स पर पड़ा है, चारों तरफ फूलों से घिरा हुआ। उसकी आंखों में आंसू हैं और स्किन कलर बिल्कुल खराब। लेकिन अचानक उसकी आंखें एलन ने खुलती पास हैं, ही रस्सियों पर खून लटकता जैसी हुआ लाल, बॉडी और नोटिस मुंह कर पूरा लिया था। खोलकर वो चीखने सोच लगती रहा है है। कि शायद वो कटा हुआ सिर इसी बॉडी का था। लगता है सारे ऑर्गन्स निकाल लिए गए हैं और सिर्फ स्किन बची है। अचानक एलन मुड़ता है और एक अनजान आवाज बोलती है कि अभी अभी एक लाल बालों वाला मिडिल एज्ड आदमी भागा है। हारमन तुरंत समझ जाता है कि प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि वही किलर है। एलन भी एग्री करता है, लेकिन बोलता है कि अब उसे ट्रैक करना मुश्किल है क्योंकि बदबू हर तरफ फैल चुकी है। हारमन बोलता है कि कैसल पहुंचते ही वो रिपोर्ट कर देगा। एलन आ भरता है और मनी मन सोचता है कि वो तो सिर्फ मैजिक पढ़ने आया था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे बहुत खराब फीलिंग हो रही है। लॉरेंस पूरा केओस में है। ऐसे ही मर्डर केसेस हाल में बहुत हो रहे हैं और ऊपर से स्कैंडलस प्रिंस का विजिट, तो जगह कई वजहों से हल्ला मचा हुआ है। इधर हमारा बॉय बिल्कुल सेफली कैसल के अंदर पहुंच चुका है, जो शायद ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला। हारमन उसे थोड़ा चिड़चिड़ी नजरों से देख रहा है, मिन्नत कर रहा है कि बस थोड़ा खड़े रहो। उसने बोला कि उसने मैटर रिपोर्ट कर दिया है तो एलन बस चिल करे। वैसे भी कल बैंक्वेट है तो आज कुछ मत करना। हमारा बॉय बोलता है कि उसे पहले ही समझ आ गया था। हारमन कितनी बार बोलेगा ये सब। हारमन शांति से जवाब देता है कि एलन अभी भी बच्चा है। फिर हारमन शार्लोट की तरफ मुड़ता है, बोलता है कि वो पेट्रोल पर जा रहा है और उसे कैसल घूमने को बोलता है। अगर कोई पूछे कि तू कौन है तो उसका नाम ले लेना, वो होली ट्रूप्स का वाइस कैप्टन है। एलन बोलता है कि वो तो लाइब्रेरी में लॉक हो जाएगा। हारमन डायरेक्शन देता है, हॉल के नीचे जाओ, कोर्टयार्ड पर राइट टर्न। शार्लेट बोलती है कि वो घूमकर उसके पास आएगी। एलन चिड़चिड़े अंदाज में बड़बड़ाता है कि सच में उसे बच्चा ही फील हो रहा है। हॉल में चलते हुए वो सोच रहा है कि उससे लगा था कि वो गलत स्मेल कर रहा था, लेकिन वो बदबू अभी भी आ रही है। कोई वैम्पायर कैसल के अंदर घुस आया है। स्मेल बहुत खराब है तो शायद उसे चुप रहना ही बेहतर है, जैसा बोला गया। बस किताब लेके भाग जाए। क्या इससे आसान कुछ हो सकता है सारे ड्रामे से बचने के लिए। वो कॉरिडोर में चलते हुए बड़बड़ाता है कि लगता है वो घूम घूम कर चक्कर ही काट रहा है। तभी उसकी नज़र कोर्टयार्ड में एक स्टैचू पर पड़ती है। वो सोचता है कि ये किसका स्टैचू है। पास जाकर देखता है तो पता चलता है कि ये उसकी माँ का है। तभी उसे किसी की जोर जोर से गालियां देते हुए आवाज सुनाई देती है। झांक कर देखता है तो एक बूढ़ा आदमी बैठा है जो पूरी तरह भड़का हुआ है। बोल रहा है कि ये बेकार के इडियट्स, उसे सब कुछ खुद करना पड़ता है। फिर कैजुअली बोलते हैं कि शायद सबके सिर काट कर डेकोरेशन बना देना चाहिए। एलन मन में सोचता है, ओके, ये बंदा डेफिनेटली मर्डरर है और भागने ही वाला था कि बूढ़ा पलटता है, चिल्लाता है कि पैलेस आते ही सीधे उसके पास आना चाहिए था। फिर ऑर्डर देता है कि बैग्स और शवल उठा। एलन बस खड़ा रह जाता है, सोचता है कि ये बूढ़ा पागल है क्या। लेकिन एक नज़र उसके चेहरे पर डालकर डिसाइड करता है कि टेस्ट मत करना, तो जाकर सामान उठाने लगता है। भारी भरकम मिट्टी का बैग उठाते हुए सोचता है, काश हरमन के दिए नए कपड़े बदल लेता।
ये बूढ़ा साफ साफ उसे नया सर्वेंट समझ रहा है उसके कपड़ों की वजह से। सामान रखकर पोलाइटली एक्सक्यूज होने की कोशिश करता है, बोलता है कि गलतफहमी हो गई है। तभी नोटिस करता है कि बूढ़े के हाथ मिट्टी से भरे हैं, तो अच्छा लड़का होने के नाते अपना रुमाल ऑफर कर देता है। यहाँ तक कि फ्रेंडली एडवाइस भी देता है कि अगली बार अकेले काम मत करना, हेल्प मांग लिया करो। बूढ़ा एलन का हाथ पकड़ लेता है, चेहरा भयानक हो जाता है और बोलता है, तो वो सारी रिपोर्ट सच थीं। उसका बेकार पोता सच में मेमोरी लॉस कर बैठा है, इसीलिए अपने दादाजी को भी नहीं पहचानता। कट्टू बाद में हमारा बॉय इन विशाल दरवाजों के सामने खड़ा है, स्ट्रेस्ड आउट। दरवाजे के पीछे गार्ड अनाउंस करता है कि प्रिंस एंटर कर रहे हैं। वो रॉयल हॉल में जाता है और बूढ़ा थ्रोन पर बैठा है, पूरा इंटिमिडेटिंग लग रहा है। एलन खड़ा है, पहले वाला एनकाउंटर याद करते हुए सोचता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो बंदा होली एम्परर था। केल्ट शुरू करता है, बोलता है कि उसने सुना एलन ने रोनिया स्टेट को प्रोटेक्ट करने में एक्टिव पार्ट लिया। ये भी सुना कि उसने वैम्पायर काउंट को मार डाला, और सीधे पूछता है कि क्या ये सच है। हमारा बॉय जवाब देने से पहले रुकता है। वो सोचता है कि लॉरेंस के लोग भी मर्डर इंसिडेंट के बारे में जानते हैं, तो होली एम्परर को तो पता ही होगा कि वैम्पायर इसके पीछे था। तो रोनिया का क्रेडिट लेने की बजाय वो बोलता है कि हाँ, वैम्पायर मारना सच है, लेकिन ये हारमन, शार्लेट, लॉर्ड जैनेट और रोनिया मैनर के सारे लोगों की हेल्प के बिना पॉसिबल नहीं था। सबने कॉन्ट्रीब्यूट किया, सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ नहीं थी। वो सोच रहा है कि क्रेडिट सबको बांट देगा तो प्रॉब्लमैटिक आउटकम नहीं होंगे। थ्रोन पर बैठा बूढ़ा उसकी एक्सप्लेनेशन से थोड़ा सरप्राइज्ड है, लेकिन बोलता है कि ठीक है, समझ गया। लेकिन हमारा बॉय उसकी हिचकिचाहट पकड़ लेता है, सोचता है कि अभी भी चिड़चिड़ा लग रहा है। कुछ और सोचने से पहले बूढ़ा बोलता है कि कैपिटल अभी अभी पहुंचा है, जाकर रेस्ट कर ले। एलन हाँ बोलता है और कहता है कि उम्मीद है वैम्पायर हंट बिना प्रॉब्लम के खत्म हो जाए, फिर निकल लेता है। जैसे ही वो जाता है, केल्ट वहां बैठा सोचता है, क्या एलन को वैम्पायर सिचुएशन की खबर हारमन ने दी थी। तभी उसे याद आता है कि सिर्फ आधा साल पहले ये लड़का कितना बेकार था, लेकिन अब डिग्निटी के साथ हेल्प ही एक्सेप्ट करता है। कैपिटल में वैम्पायर्स तक नोटिस कर लिए। क्या मेमोरी लॉस होने से पूरा कैरेक्टर बदल जाता है? शायद सोच रहा है कि पहले पता होता तो खुद ही दीवार पर सर दे मारता। फैंटेसी में खोया हुआ है, तभी उसे वो दो नाम याद आते हैं जो एलन ने लिए थे, ग्रिल और शार्नेट। हारमन के मुताबिक ये हैरिस फैमिली के सर्वाइवर्स हैं। अगर ये सच है तो वैम्पायर को जल्दी खत्म करना कोई बड़ी डील नहीं, लेकिन जो चीज़ उसे अभी भी खाई जा रही है वो ये कि हैरिस फैमिली डिवाइन पावर्स के लिए फेमस नहीं थी। ये लोग प्योर स्वॉर्ड्समैन थे, तो कुछ तो गड़बड़ है। उसे लॉर्ड जैनेट की रिपोर्ट याद आती है कि एलन ने डेथ के मुंह में गए सैनिकों को डिवाइन पावर से बचाया, और वो रिपोर्ट का सबसे क्रेजी पार्ट भी नहीं था। रिपोर्ट में लिखा था कि एलन ने प्रेयर से गॉडेस का ब्लेसिंग यूज करके एक डेकोरेटिव गन से वैम्पायर मार डाला। पहले केल्ट ने इसे पूरा नॉनसेंस समझा। केल्ट पास वालों से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है। वो तुरंत बोलते हैं कि ऑब्वियसली झूठ है, एलन तो बैटलफील्ड पर ज़्यादा टाइम भी रहा नहीं, और मास्क वाला बंदा भी वैसा ही बिल्ड था, शायद गलती हो गई। लेकिन फिर एक बोलता है कि अगर ये डिवाइन पावर एम्परर की ब्लड लाइन से आ रही है तो और कैसे एक्सप्लेन करेंगे। केल्ट चिड़चिड़े एक्सप्रेशन के साथ बैठा है, सोच रहा है कि जल्दी ही थ्रोन छोड़ना पड़ेगा, लेकिन उसके पास कोई हैरी नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं जो हेल्प कर सके। अगर उस दिन उलिया को कुछ नहीं हुआ होता तो वो लुआन को हैर चुनता, और उसी इंसिडेंट की वजह से लुआन इतना कोल्ड और डिस्टेंट हो गया था। ये इंटरनल क्राइसिस चल ही रहा था कि पास के लोग जोर जोर से बोलने लगते हैं कि सब जानते हैं हमारा बॉय गुड फॉर नथिंग है, ऐसा वो कर ही नहीं सकता, और उनकी बहस इतनी तेज हो जाती है कि बूढ़े को बीच में आना पड़ता है। और भाई साहब, इनका गुस्सा तो कि सीरियस अगर अभी लेवल का मुंह है। नहीं बंद वो किया जोर तो से बोलता सबकी है, शक्लें सीधी कर दूंगा। तभी काउंट पामर अंदर आता है। ये हरामी लुआन का राइट हैंड मैन है। वो सुझाव देता है कि टाइम तो बहुत है, क्यों ना इस मामले को अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए। लेडी ओलिश की डेथ एनिवर्सरी 2 महीने बाद है। तब तक अगर एलन कैसल में ही रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी वो वैम्पायर पकड़ने में हेल्प कर ही रहा है। आने वाले बैंक्वेट तक उसे आराम करने दो ना। बूढ़े को आइडिया पसंद आता है तो वो बोलता है कि जल्दी बैंक्वेट है ही, जल्दबाजी करने का मतलब नहीं, पामर वाली बात ही कर लेते हैं। फिर सीन कट टू हमारे बॉय पर। वो कॉरिडोर में चल रहा है, मन ही मन सोच रहा है कि ये जगह तो पूरा भूल भुलैया है। घंटों से चक्कर काट रहा है। आखिरकार लाइब्रेरी के अंदर घुसता है और अंदर किसी को देखकर पीछे हट जाता है। वो लड़की माफी मांगती है और बोलती है कि अभी निकलती हूं। हमारा बॉय बोलता है कि रहने दो, तुम रहो, लेकिन लड़की तो उसे देखकर ही डर के मारे कांप रही है। अब हमारा बॉय खड़ा सोच रहा है कि कहीं मैं और ज्यादा भद्दा तो नहीं हो गया। फिर अचानक पुरानी यादें आती हैं और वो घबरा जाता है। तभी सामने सिस्टम पॉपअप करता है, सारी लड़की की इन्फो दिखाते हुए। एलिस हिस्टोरिया, 17 साल की, आर्क बिशप की पोती, और भाई साहब लड़की के पास तो सीरियस पावर्स हैं। लव एंड फॉरगिवनेस, इनक्रेडिबल डिवाइन पावर, मैजिक का ज्ञान। एलन पढ़ता है और सोचता है, अरे हाँ, इसलिए इतना असहज है, क्योंकि ये वाला इडियट तो इसे टॉर्चर करता था। एलन पीक ऑकवर्डनेस में खड़ा है। तभी लड़की का लास्ट नेम नोटिस करता है और दिमाग की बत्ती जलती है। जिस किताब की तलाश थी उस ऑथर का भी यही सरनेम है, मतलब किताब खुद आर्क बिशप ने लिखी है। एलन का चेहरा एकदम बदल जाता है। वो सोचता है, अबे मैं तो गया। पहले जो स्टंट मारा था जिसकी वजह से किक आउट हुआ था, आर्क बिशप उस किताब को मुझे छूने तक नहीं देंगे।
एलन फटाफट सॉरी बोलता है कि शायद मैं डरा रहा हूं, एक्सप्लेन करता है कि मेमोरी लॉस हो गया है, कैसल के ज्यादातर लोगों को याद ही नहीं। इधर वो डरी हुई एलिस को देख रहा है और सोच रहा है कि हाँ भाई बिल्कुल सही, मैं भी होता तो ये बकचोदी एक्सक्यूज नहीं मानता। हमारा बॉय डिसाइड करता है कि बेस्ट है किताब लेके निकल लो, तो शेल्फ पर हाथ बढ़ाता है और फिर वहीं फ्रीज हो जाता है। किताब तो है ही नहीं। एलिस पूछती है कि क्या आप दादाजी की किताब ढूंढ रहे थे? एलन मुड़ता है और हाँ में सिर हिलाता है। वो किताब अपनी गोद में दबाए हुए है। बोलती है कि मैं पढ़ चुकी हूं, आपको दे देती हूं। एलन अब बनावटी पोलाइटनेस में बोलता है कि तुम पढ़ रही हो, डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन एलिस फिर भी किताब थमा देती है। टाइटल देखते ही एलन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। किताब है रिसरेक्शन पर। एलिस बोलती है कि ये सिर्फ दादाजी की रिसर्च के नोट्स हैं, कुछ स्पेशल नहीं। आखिर गला साफ करती है, लोग तो रिसरेक्ट हो ही सकते हैं। एलन सरप्राइज होकर पूछता है कि फिर रिसरेक्शन क्यों नहीं हो सकता? एलिस एक्सप्लेन करती है कि जितनी भी स्ट्रॉन्ग सीक्रेट पावर्स हों, लाइफ दे सकती हैं, लेकिन जो सोल बॉडी छोड़ के जा चुकी है उसे पकड़ना नामुमकिन है। सिर्फ नेक्रोमैंसी कर सकती है, और नेक्रोमैंसी के लिए बहुत बड़ा सैक्रिफाइस चाहिए। एलन पूछता है कि अगर किसी के पास सीक्रेट पावर्स भी हों और मैजिकल पावर्स भी तो? एलिस बताती है कि ऐसे केस बहुत रेयर होते हैं, दोनों पावर्स एक साथ यूज करो तो बॉडी फट सकती है। एलन किताब पलटते हुए पूछता है कि सच में? वो ध्यान से देखता है, बोलता है कि फिर भी उसे लगता है कि नामुमकिन नहीं है। आखिर ये किताब रिसरेक्शन पर ही है ना? एलिस उसकी तरफ देखती है, पूछती है मतलब? एलन बोलता है कि किताब में लिखा है कि सीक्रेट पावर को बेहतर यूज करना है तो ज्यादा प्रेयर करो। सॉर्सरर्स माना और स्पेल्स यूज करते हैं, डार्क सॉर्सरर्स मैजिकल पावर और लाइफ फोर्स। तो क्या सीक्रेट पावर को बेहतर यूज करने का कोई तरीका नहीं है? एलिस बोलती है कि अगर प्रेयर से बेहतर मेथड चाहिए तो मैजिकल टूल्स यूज कर सकते हैं। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि रिसरेक्शन पॉसिबल है, जब एलन अचानक काट देता है। एकदम घबराकर जोर से बोलता है कि बहुत देर कर दी बातों में, रात हो गई है, तुम घर जाओ। तुम शुरू से ही मेरे साथ अनकंफर्टेबल लग रही थी, अब नहीं करने का मतलब नहीं। फिर ये हरामी लड़की को गेट की तरफ धक्के मारने लगता है। वो कुछ कहना चाहती है लेकिन हमारा गॉय बस धक्का देता जाता है, बोलता है लाइब्रेरी की टेंशन मत लेना, मैं लाइट्स ऑफ करके निकल जाऊंगा, और फिर दरवाजा उसके मुंह पे जोर से बंद कर देता है। तो अब एलिस बाहर खड़ी है कि ये क्या हो गया भाई? सोच रही है कि इस इडियट को अचानक क्या हो गया, रिसरेक्शन वाली बातें क्यों? शायद वैसे ही ब्लफ मार रहा है जैसे हमेशा करता है, लेकिन इस बार उसकी ऑरा अलग थी। बंदा सच में सीरियस लग रहा था। ज्यादा सोचने से पहले आंख बिशप वहां आ धमकता है, पूछता है कि ठीक होना और सावधान रहना, वो डैम का 7वां प्रिंस वापस आ गया है। फिर उसे एक बर मास्क थमाता है और बोलता है कि अब काम पर लग जाओ। इसके साथ ही वो और ढेर सारे प्रीस्ट सीधा लुआन के चेंबर की तरफ निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचते ही लुआन जोर जोर से चीख रहा है। एलिस मास्क लगा लेती है और सभी हीलिंग प्रोसीजर शुरू करते हैं। काम करते करते लुआन और तेज चीखने लगता है। हील करते हुए एलिस सोच रही थी कि दादाजी एक बात में बिल्कुल सही हैं, इसकी कर्स नेक्स्ट लेवल की है। उसकी डिवाइन पावर से भी ठीक नहीं हो सकती, और कंडीशन दिन ब दिन खराब होती जा रही है। उसे पता है कि इसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, इसीलिए वो बेतहाशा चाहती है कि कोई क्योर हो। तभी एलन की बात उसके दिमाग में फिर कौंधती है। सीन शिफ्ट होता है हमारे बॉय एलन पर। वो अपने रूम में बैठा कागजों को देख रहा है और हारमन से पूछता है कि यहाँ मेरी मम्मी पापा के बारे में कुछ इन्फो है? हारमन खड़ा है, पूछता है कि सच में चाहिए भी? अपने पेरेंट्स तो याद ही होंगे। एलन सोफे पे बैठा बोलता है कि अभी लगता है कि एमनीजिया फेक है, सच में मेमोरी चली गई है, तो बता भी दो। हारमन सांस लेता है और बोलता है कि जब वो जिंदा थे तो अच्छी और नॉर्मल जिंदगी जीते थे। एलन सरप्राइज होकर देखता है कि बस इतना ही। हारमन बस हाँ में सिर हिलाता है। हमारा बॉय उसे देख के सोचता है कि भाई तेरे चेहरे पर तो लिखा है कि झूठ बोल रहा है, पोकर फेस गेम बहुत वीक है इसके साथ। एलन सोच रहा है कि फैमिली रिलेशनशिप के बारे में जानना था, लेकिन सब कुछ सस्पिशियस लग रहा है। रॉयल फैमिली है, जरूरी बातें तो सबके साथ शेयर नहीं की जाती। तभी हामन बोलता है कि जल्दी बैंक्वेट है, तैयार होना। हमारा बॉय बिना सोचा रिजेक्ट कर देता है। हामन कन्विंस करने की कोशिश करता है कि शार्लेट ने तो स्पेशली कैसल एटिकेट सीखे हैं ताकि तुम्हें डिसपॉइंट ना करे, लेकिन ना, हमारे बॉय को फर्क नहीं पड़ता। फिर हामन पूछता है कि अगर प्रिंस लुआन बैंक्वेट में आया तो? हमारा बॉय उस बेवकूफ कंफ्यूज्ड फेस के साथ सीधा पूछता है वो कौन है भाई? हारमन बोलता है फैमिली ट्री देख लो, जरूर मिल जाएगा, और लुआन की फोटो की तरफ इशारा उसका करता है। बड़ा भाई है, और सबसे जरूरी बात, ये वो इंसान है जिससे एलन को सबसे ज्यादा सावधान रहना है। फिर सीन कट होता है लोहान पर। बंदा तो बिल्कुल पागल हो रहा है। जैसे ही उसे पता चला कि एलन के लिए बैंक्वेट हो रहा है, तब से उसका दिमाग खराब है। फिर आता है बैंक्वेट का दिन। पूरा हॉल टिपिकल रॉयल फैंसी सेटअप में है। म्यूजिशियन बज रहे हैं, खाना हर तरफ, नोबल्स अपना नोबल वाला ड्रामा कर रहे हैं। सारे लॉर्ड्स एलिस के पास मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं कि कितनी खूबसूरत हो गई हो, और एलिस अपना बेस्ट थैंक यू सो मच वाला फेस बनाए हुए है, जबकि अंदर से घबरा रही है। दरअसल उसके दादाजी ने साफ मना किया था कि इस बैंक्वेट में मत आना। फ्लैशबैक चलता है जहां आर्क बिशप पूरी तरह भड़के हुए थे, चिल्ला रहे थे कि ये बैंक्वेट उस प्रिंस के लिए है,
एलिस सोच रही है, दादाजी खुद नहीं आए क्योंकि फर्स्ट प्रिंस को संभाल रहे हैं, तो हमारी फैमिली से कोई तो होना चाहिए ना। तभी ड्यूक फॉल्मर एंट्री मारता है, सीधा एलिस के पास जाता है। पहले तो क्लासिक तुम हमेशा की तरह खूबसूरत मारता है, फिर लेवल अप करके बोलता है कि तुम तो गॉडेस गाया की रीइंकार्नेशन हो। आसपास के नोबल्स तुरंत गॉसिप मोड ऑन, फुसफुसा रहे हैं कि ड्यूक तो इन दिनों लड़कियों में बहुत पॉपुलर है, जो अजीब है क्योंकि रैंक में तो लो है। कोई बोलता है कि इसे पावर में इंटरेस्ट ही नहीं, सारा टाइम वॉलंटियर वर्क करता रहता है। भाई ये लोग पावर गेम में इतने डूबे हैं कि बेसिक ह्यूमन डिसेंसी भी उन्हें कंफ्यूज कर देती है। एलिस ये सारी बकचोदी सुन लेती है और गुस्सा हो जाती है। फल्मर नोटिस करता है और स्मूथ करने की कोशिश करता है। बोलता है कि बीवी के मरने के बाद वॉलंटियरिंग ही उसकी लाइफ का पर्पस बन गया। फिर मानता है कि ये बहुत अरिस्टोक्रेटिक नहीं है। एलिस तुरंत लाउडली डिसएग्री करती है, बोलती है कि आप तो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो, लेकिन अंदर से उसका क्राइसिस शुरू। सोच रही है कि ऑब्जेक्टिवली फल्मर तो अच्छा बंदा है, लेडी ऊलिया की सर्विस की थी, अब फर्स्ट प्रिंस का लॉयल है, हमेशा दूसरों का ख्याल रखता है, पावर के पीछे नहीं भागता, परफेक्ट नोबलमैन। फिर भी उसके पास खड़े होने में इतनी अजीब वाइब क्यों आ रही है? वो एक्सक्यूज लेके दूसरे लोगों को ग्रीट करने चली आती है। इधर जेनेट और ग्रिल पूरी तरह स्ट्रेस्ड खड़े हैं। जेनेट तो कांप रहा है, दांत पीस रहा है कि दूर के लॉर्ड को भी यहां घसीटा गया। एलिस उन्हें देखकर सोचती है, थैंक गॉड कंफर्टेबल लोग मिल गए। पास जाकर ग्रीट करती है। वो दोनों चौंकते हैं। अरे तुम आर्क बिशप की पोती हो? जेनेट बोलता है कि पहले सिर्फ दूर से ही देखा था। तभी हमारा बॉय एलन एंट्री मारता है, सीरियस फेस, हाथ में कोई कपड़ा पकड़े जैसे इमोशनल सपोर्ट ब्लैंकेट हो। दूर से ड्यूक फल्मर से नजरें मिलती हैं और फल्मर उसे एक खास लुक देता है। फॉर्मल एंट्री के बाद एलन बैठता है और सच में शॉक्ड है। सोच रहा है, अरे यहां तो सच में लोग आए हैं। बंदे को जीरो एक्सपेक्टेशन थी। उसे लग रहा था कि थ्रोन का कोई राइट नहीं, कैसल से किकआउट हुआ प्रिंस, तो बैंक्वेट में बस वो 3 सर्वेंट्स और उदास पेट में क्रैकर्स। लेकिन ना, हॉल पैक्ड है। वो शार्लेट की तरफ देखता है जो खड़ी खड़ी लॉस लग रही है। पूछता है कि इतना अटेंशन क्यों खींच रही हो? शार्लेट हाथ पीछे रखे नजरें फेर के खड़ी है। एलन बोलता है कि तू तो मुझसे ज्यादा एरिस्टोक्रेटिक लग रही है। फिर पूछता है कि वो लेक्चर सच में काम कर गए। हारमन बीच में बोलता है कि प्रेजेंट करने की काबिलियत लेक्चर से नहीं आती। एलन चौंकता है, मतलब तू कह रहा है कि मुझे प्रेजेंट करने की काबिलियत नहीं है? तभी ड्यूक फल्मर उनके पास आता है, मुस्कुराते हुए, बाजू फैला के, हमारा बॉय को गले लगाने वाला अंदाज। एलन उसे देख के सोचता है, ये कौन है भाई? हारमन तुरंत डैमेज कंट्रोल में आता है, ड्यूक का इंट्रो देता है। फल्मर हंस के बाल देता है कि कोई बात नहीं, याद ना रहे, बहुत टाइम हो गया। फिर सॉरी बोलता है कि एलन की मुश्किलों में साथ नहीं दे पाया। हमारा बॉय उसका हाथ मिलाता है और सोचता है कि ये मम्मी की सर्विस करता था, अब फर्स्ट प्रिंस को सपोर्ट करता है। मम्मी के सर्कल में से कुछ लोग जो उसे याद हैं, उनमें से एक ये है। डिसेंट बंदा लगता है। लेकिन तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होती है और इस हरामी की सारी इन्फो ड्रॉप कर देती है। ये वैम्पायर है और अभी प्यासा भी है। एलन उसका हाथ कस के पकड़े हुए हैं, अंदर से घबरा रहा है। ये बंदा फिर डार्क एनर्जी वाली वाइब्स देने लगता है। पूछता है कि बैंक्वेट का खाना मजा आया? एलन कूल बनते हुए बोलता है, हाँ बहुत मजेदार था। जबकि अंदर से पैनिक, क्योंकि उसने अनकॉन्शियसली सेक्रेट पावर रिलीज कर दी थी। वैम्पायर को तो होली एनर्जी से हिस करना चाहिए, पीछे हटना चाहिए, लेकिन ये बंदा तो बस खड़ा मुस्कुरा रहा है। फिर फल्मर और पास आता है और बोलता है, बहुत टाइम बाद रॉयल कुजीन खाई ना? एलन का दिमाग, होल्ड अप, ये बंदा कब से कैसल में है? तभी एलन नोटिस करता है ड्यूक हाथ पीछे रखे खड़ा है। हॉल में नजर दौड़ाता है तो देखता है कि कई लोगों की आंखें लाल हैं। सिस्टम विंडोज पॉपअप होने लगती हैं। फल्मर अभी भी पोलाइट नोबल बन के पूछता है कि कुछ ढूंढ रहे हो? एलन सोफे से खड़ा होता है और बोलता है, हाँ, खाने में कुछ ऐसा खा लिया जो पेट में चुभ गया। फिर वेटर को बुलाता है, शराब लाने को बोलता है और पूरी बोतल छीन लेता है। एलन 1 सेकंड में शराब को होली वाटर में कन्वर्ट कर देता है। अब हमारा बॉय खड़ा है, शैतानी मुस्कान के साथ ड्यूक फल्मर की तरफ देख के बोलता है, अरे भाई साहब, आप भी पी लो ना। फल्मर अभी भी मिस्टर परफेक्ट नोबल बन के तुरंत हाँ कर देता है। अब एलन अंदर से चिल्लाया है, पीना 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 और अपना असली वैम्पायर चेहरा दिखा। उसे पूरा यकीन है कि मर्डर सीन वाला शैडो फिगर यही था। ड्यूक ग्लास उठाता है और एक घूंट में खत्म कर देता है। फिर सर पे हाथ रख के मुस्कुराते हुए बोलता है, ओहो, लगता है मैं तो अभी से नशे में आ गया। एलन उसे घूरते हुए, भाई तू नशे में बिल्कुल नहीं लग रहा। तो एलन वही करता है जो कोई भी नॉर्मल इंसान करेगा, पूरी बोतल उठाता है और पूछता है, ऐसा है? भीड़ शॉक्ड होके देख रही है।
सातवां प्रिंस ब्लांग हो गया क्या? और किसी के रोकने से पहले एलन बोतल तोड़ देता है और कांच का टुकड़ा पूरी ताकत से फल्मर के हाथ में घोंप देता है। खून और कांच के टुकड़े हर तरफ उड़ते हैं। हारमन चीखता है, हाइनेस, ये क्या कर दिया? क्योंकि उसका बॉस अभी सबके सामने एक ड्यूक पर अटैक कर दिया। एलन घाव को देखकर शॉक्ड है, क्योंकि ड्यूक खून बहा रहा है, कांप रहा है, हाथ पकड़े एलन से शांत होने को बोल रहा है। लेकिन एलन कैसे शांत हो कि घाव तो हील हो रहा है। वैम्पायर्स की रीजनरेशन तो पागल होती है ना। तो फल्मर फिर भी नॉर्मल इंसान की तरह खून क्यों बहा रहा है? हारमन पूरा डैमेज कंट्रोल मोड ऑन, एलन को कवर करते हुए सबको सॉरी बोलता हुआ, बहुत अफसोस है, सातवां प्रिंस शराब में डूब गया लगते हैं। फिर फल्मर से बोलता है कि जल्दी जाओ, घाव का इलाज करवाओ। जैसे ही वो अकेले में पहुंचते हैं, हारमन स्पीड वॉकिंग करते हुए एलन से पूछता है, आपने ऐसा क्यों किया? शार्लेट पूछती है कि क्या एलन को एलन सच में सीधा ड्यूक में बोलता कुछ है, गड़बड़ लगा हाँ था? भाई, और मुझे तो वो पूरा वैम्पायर ही लग रहा था। हारमन और शार्लेट दोनों एकदम शॉक में उसे घूर रहे हैं, जैसे अभी बिजली गिर गई हो। हारमन बोलता है, अगर आप सही कह रहे हैं तो हमें अभी के अभी उसे पकड़ना होगा। लेकिन हमारा बॉय हाथ उठाकर रोक देता है। फालतू है, प्रूफ तो है नहीं हमारे पास। फिर ऑर्डर देता है, हारमन, एक पेन और पेपर ले आ जल्दी। इधर ड्यूक फुल्मर कॉरिडोर में दौड़ रहा है, जैसे आग लगी हो। एक रूम में घुसता है, दरवाजा बंद करता है, मुंह पर हाथ रखता है और अगले ही सेकंड फर्श पर सब उल्टियां मारने लगता है। होली वाटर काम कर गया था, बस डिले टाइमर पर। वो खून वाली उल्टी करते हुए अपना मुंह पकड़े हुए है, सोच रहा है, ये कर्ज था क्या? फिर उसका असली रूप निकलने लगता है। वो खून खांसते हुए दांत पीस रहा है। उसने कैसे पता लगा लिया कि मैं कौन हूं? मुझे सारे जले हुए ऑर्गन्स काटने होंगे। मुझे अभी नया खून चाहिए, ताजा मीट चाहिए। परफेक्ट टाइमिंग। एक मेड मीलिया आती है, बोलती है, मैं आपका रूम क्लीन करने आई हूं। ये हरामी मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ, आराम से क्लीन करो। हाँ भाई, वो मेड 100% वैम्पायर फूड बनने वाली है। सीन शिफ्ट। अब दूसरी मेड्स ड्यूक का दरवाजा खुला देख रही हैं। फुल्मर बाहर निकलता है, जैकेट ठीक करते हुए, चमकती मुस्कान के साथ। वाह, बहुत शानदार डिनर था। वो आगे बढ़ते हुए कैजुअली बोलता है, बैंक्वेट की वजह